हेलो बच्चों, तो आज हम लोग अपना क्रैश कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं और जिसका नाम है कैपेसिटर्स या फिर कंडेंसर्स। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है आपका नीट या फिर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कैपेसिटर्स के साथ जो है करंट भी अपना कवर कर लेंगे। हालांकि उसका लेक्चर जो है वो अलग होगा, बट आई थिंक कि सेम डे में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों सेगमेंट्स अगर आपका निकल जाता है तो समझ लो कि करीब 4 के करीब क्वेश्चंस जो हैं, अगर नीट का बात किया जाए तो 4 से 5 सवाल जो है आपके ट्रैप होंगे इससे। ठीक है ना। कैपेसिटर्स और करंट को मिला करके। और जेई मेन का भी अगर देखा जाए तो वहां भी मान के चलो कि 2 से 3 सवाल जो है आपके फंसेंगे वहां पे। ठीक है ना। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करो और जैसे मैं खत्म करता हूं लेक्चर्स को जाकर के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उस पर एकदम अटैक कर दो। ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं कैपेसिटर्स। देखोगे ध्यान से बच्चा। सबसे पहला तो बेसिक बात करें कैपेसिटर्स या फिर कंडेंसर्स के बारे में, तो ध्यान रखना बच्चा कि कैपेसिटर एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम बस ये है कि वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखना, कैपेसिटर जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी को जो है वो स्टोर करता है। अब इसमें बेसिकली कैपेसिटर्स के अगर फॉर्मेशंस का बात किया जाए तो ध्यान रखना कि कोई भी दो कंडक्टर चाहे किसी भी शेप किसी भी साइज का हो, अगर किसी भी दो कंडक्टर को इक्वल और ऑपोजिट चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाए बाय एनी सोर्स, ठीक है ना, तो वो एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर देता है। जैसा कि यहां पे दिख भी रहा होगा आपको, यहां पे मैंने दो कंडक्टर कंसीडर करा है, एक ये और दूसरा कंडक्टर ये। बच्चा इसको मैंने चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, इसको चार्ज दे रखा है माइनस क्यू। हाँ, अब कंडक्टर के बारे में एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हम सब लोग जानते हैं कि अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन कंडक्टर को दिया गया कोई भी एक्सेस चार्ज उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। ठीक है ना। हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वो एग्जैक्टली कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है किस शेप का है। ठीक है ना। ध्यान देना मेरी बात पे। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि दो कंडक्टर्स हमने कंसीडर करें इक्वल और अपोजिट चार्जेस के साथ, तो डेफिनेटली फील्ड्स भी यहां पे हैं जो कि आपको दिख भी रहा है। यहां भी फील्ड है, यहां भी फील्ड है। लेकिन ध्यान रहे बच्चा कि अगर ये कैपेसिटर बन रहा है दो कंडक्टर से, तो ध्यान रहे कि हम लोग ऑलवेज उस एनर्जी पे फोकस करते हैं कैपेसिटर्स के लिए जो एनर्जी उन कंडक्टर्स के बीच में होता है, जिनको हम लोग देखोगे ध्यान से, ये जो कंडक्टर्स दिख रहा है ना आपको, इन दोनों कंडक्टर्स को हम लोग प्लेट्स या फिर इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। यही जो दो कंडक्टर्स हैं यही आपका प्लेट्स या फिर इलेक्ट्रोड्स कहलाता है। तो इन्हीं दोनों प्लेट्स के बीच का जो फील्ड है ना उस पे हम लोग को फोकस करना है। ये वो रीजन है जिस रीजन में हमें एनर्जी स्टोर जो हो रहा है उसके पे फोकस करना है। ठीक है। जो फील्ड प्लेट्स के बाहर है, माने ये वाला फील्ड या ये वाला फील्ड, इस पे हम लोग को कंसंट्रेट नहीं करना है। और वैसे भी आइडियल केस में अगर देखा जाए तो आइडियल केस में कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो ही होता है। बट इन जनरल मैंने आपको बता दिया कि हमेशा उसी फील्ड पे फोकस करेंगे जो प्लेट्स के बीच में होगा, उसी एनर्जी पे फोकस करेंगे जो उस फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा जो कि प्लेट्स के बीच में होगा। बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही है? अब सुनना, मैंने कहा कि बच्चा यहीं पे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये बताता है कि जो उसका एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, किस अमाउंट से एनर्जी को वो स्टोर कर सकता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो मेजरमेंट कैपेसिटेंस से ही मिलता है हमें। तो कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को चार्ज, माने किसी एक प्लेट के ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। कहोगे सर कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच का। ठीक है ना। जो प्लेट्स होंगे वहां पे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। ठीक है ना। माने कभी कभी क्या है कि कैपेसिटेंस मालूम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होगा, वहां से चार्ज निकालने के लिए कह दिया जाएगा, तो चार्ज बराबर हम लोग यूज कर लेंगे कैपेसिटेंस इनटू क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कोई दिक्कत? तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी या फिर C इज इक्वल टू Q अपॉन क्या आपका डेल्टा वी। तो ध्यान रखना इस चीज को। बढ़ू आगे, चलो देखिएगा बच्चा नेक्स्ट। अब सुनना, मैंने कहा कि देयर आर इनफाइनाइट वेज टू फॉर्म अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को बनाने का इनफाइनाइट तरीका है। भाई करना क्या है, भाई कोई भी दो कंडक्टर किसी शेप किसी साइज का ले लो और इक्वल अपोजिट चार्ज फेंक दो, बन गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बनाने का इनफाइनाइट तरीका है। बट जो हम लोग को जो कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी करनी है, बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में बात करनी है। हाँ, कभी कभी स्फेरिकल कैपेसिटर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर्स में कुछ एक पेटेंट क्वेश्चन है जिस पे हम लोग बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन वहां नहीं होना है, ठीक है ना। और एक और भी कैपेसिटर है जो कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, जिससे कि रेयरली ही क्वेश्चंस आज तक आए हैं, ठीक है ना, तो उस पर कोई डिस्कशन हमारा नहीं होगा। पूरा का पूरा फोकस हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही ऊपर करेंगे। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। सवाल है कि सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बच्चा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ नहीं है। इसमें है क्या कि कोई भी दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, कोई भी दो कंडक्टिंग प्लेट्स हम लोग लेते हैं कुछ ऐसा, और इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स को हम इस तरह से पैरेलली प्लेस कर देते हैं दिस। अब इसमें क्या है कि मैंने किसी एक प्लेट को चार्ज दे दिया Q, और जो दूसरा प्लेट है उसको हम ना अर्थड कर देते हैं दिस। ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। इस अरेंजमेंट की वजह से यहां पे एक चार्ज डेवलप होगा जो कि जस्ट इसके ऑपोजिट अमाउंट का होगा, दैट इज -Q, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने कहा कि अगर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, ध्यान रहे प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है, और प्लेट का जो एरिया है मींस दिस, ये है प्लेट हमारा दिस, अगर प्लेट का एरिया a है तो यहां पे हम लोग कैपेसिटेंस वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख ही रहा होगा, कभी कभी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी दिखेगा प्लेट्स के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कुछ इस तरह से दिस, एक सेल से या फिर बैटरी से जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा, सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाएगा कुछ ऐसा, और इस सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको भी कह दिया जाएगा, या डेल्टा भी, जो भी आप मान लो, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चा। मैंने कहा कि एग्जैक्टली सेम सिचुएशन ये है कि ये पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज +Q सप्लाई करेगा जो कहीं यहां आएगा, और ये जो आपका सेकेंड सेगमेंट दिख रहा है ये आपका नेगेटिव अमाउंट का चार्ज सप्लाई करेगा, दैट इज क्या आपका -Q। क्या कोई दिक्कत? अभी सुनना, ध्यान दोगे बच्चों। मैंने कहा कि यहां पे एक बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, देखोगे ध्यान से, वो बात क्या है समझोगे। अगेन यहां भी सेपरेशन जो है प्लेट का सेम चीज है, तो या तो ये कॉन्फ़िगरेशन या तो ये कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ही जो है आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो यहां पर डिस्कशन होता है कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस क्या होगा, फील्ड के बारे में डिस्कशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कशन होता है, एनर्जी के बारे में डिस्कसन होता है। तो बहुत सारे टर्म्स यहां पे आपको दिखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखोगे ध्यान से, एकदम फोकस करके देखोगे बच्चा। पहले तो मिटा रहे हैं हम फिगर को, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि ध्यान रहे कि जब भी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो थोड़ा सा फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दिस। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज +Q -Q, और जो डिस्टेंस है ये आपका d, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि हमने जो चार्ज इसको दिया है ना +Q और -Q, ठीक है ना, ये चार्ज जो है वो कैपेसिटर के जो प्लेट्स जो दिख रहे हैं यहां पे उसके फेसिंग सरफेसेस पे है। फेसिंग सरफेसेस मतलब समझ में आ रहा है ना, ये वाला सरफेस, ये और ये सरफेस, ये जो +Q चार्ज है दैट इज द नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट, और ये -Q जो चार्ज है दैट इज द नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट। ये फेसिंग सरफेसेस का चार्ज है, माने इस सेगमेंट में दिस, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। अगर बात करें यहां आउटसाइड बात करें तो यहां 0 चार्ज है, माने जो हम +Q और -Q दिए है ना बच्चा, वो एक्चुअली में यहां का चार्ज है, जो फेसिंग सरफेस आपको दिख रहा है यहां, ठीक है ना। ये जो चीज है वो यहां से आया है, आप देख सकते हो, इस चीज को समझ भी सकते हो। इस तरह के भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है कि ये तो मैंने 2 प्लेट्स लिया है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए, कभी कभी ऐसा कह देगा ना कि बहुत सारे कंडक्टिंग प्लेट्स को जो है वो पैरेलली हम अरेंज कर दिए हैं, कुछ इस तरह से। देखोगे ध्यान से दिस एंड अप टू सो ऑन, बहुत सारे प्लेट्स को हमने ना पैरेलली अरेंज कर दिया है कुछ इस तरह से। और कभी कभी पूछ देता है कि डिफरेंट फेसेस पे चार्ज का वैल्यू बताओ, जबकि नेट चार्ज दिया होगा, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है, एंड अप टू सो ऑन। तो ध्यान रखना बच्चा ऐसे क्वेश्चंस में कि जब भी ऐसा अरेंजमेंट आपको दिख जाए तो पहला बात आप दिमाग में रखना कि ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट्स ऑफ द प्लेट्स के लिए, ठीक है, जो एक्सट्रीम मोस्ट फेसेस होते हैं प्लेट्स के, एक्सट्रीम मोस्ट फेसेस जो होंगे प्लेट्स के, माने ये वाला आउटर मोस्ट फेसेस दिस, इस पे चार्ज का वैल्यू सेम होता है, चार्ज का वैल्यू सेम होता है, और ये इक्वल होता है समेशन ऑफ QI डिवाइडेड बाई 2 के।
यहां भी ये समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइडेड बाई किसके, आपका 2k। अब कहोगे सर बाकी फेस पे चार्ज कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना कि आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज का वैल्यू सेम होता है और जो फेसिंग फेसेस होते हैं, जो फेसिंग सरफेसेस होते हैं, उसमें जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। कहने का मतलब ये कि अगर यहां चार्ज निकल गया और टोटल चार्ज हमको मालूम है तो डेफिनेटली सब्सट्रैक्ट करके हम यहां का चार्ज निकाल सकते हैं, और जब यहां निकल जाएगा तो इसके सामने में जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट नेचर का होगा। इसी तरह से जब यहां निकल गया तो टोटल चार्ज यहां मालूम है, सब्सट्रैक्ट करके यहां का चार्ज निकाल लेंगे, फिर इसके ठीक सामने में चार्ज सेम होगा, बस नेचर क्या होगा, आपका ऑपोजिट होगा। तो ध्यान रखना इस चीज को कि जब भी ऐसे अरेंजमेंट दिख जाए, एक्सट्रीम मोस्ट फेसेस पे चार्जेस इस तरह से और जो फेसिंग सरफेसेस होंगे उस पे चार्ज का जो वैल्यू होगा सेम होगा, बस नेचर आपका ऑपोजिट होगा। क्या कोई दिक्कत? तो फटाफट इसको नोट कर लो, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना इस चीज को। अब एग्जैक्टली वही मैंने यहां पे किया है कि अगर हम इन दोनों प्लेट्स को चार्जेस लाइक प्लस क्यू और माइनस क्यू देते हैं तो एक्सट्रीम मोस्ट फेसेस मतलब आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज निकालना हो तो क्या करोगे, समेशन ऑफ क्यू आई बाई 2, तो प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया 0, 0/2 मींस 0, माने यहां कोई चार्ज नहीं, यहां कोई चार्ज नहीं, माने जो चार्ज हमने दिया है वो एक्चुअली में फेसिंग सरफेसेस के ऊपर होगा, दिस यहां पे होगा। अब समझ लो इस चीज को कि ये एक्चुअली में एक सिंगल लेयर ऑफ द सीट के रूप में ट्रीट हो रहा है, ये भी एक सिंगल लेयर ऑफ द ट्रीट के लाइक सीट के रूप में ट्रीट हो रहा है। तो सिंगल लेयर ऑफ द ट्रीट जो आपका जो सीट हमारे पास है, सॉरी, जो सिंगल लेयर ऑफ द सीट है, माने कुछ ऐसा, दिस सिंगल लेयर ऑफ अ सीट जिसपे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, देखो ध्यान से। तो तुम लोग यार क्वालिफाई करो, उसके बाद ट्रीट तो होगा ही, ठीक है, इसलिए बार बार ट्रीट अभी वर्ड यूज हो रहा है। चलो देखोगे ध्यान से। तो मैंने कहा कि एक हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सीट है, ठीक है, चार्ज सीट है, और इसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए, मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन क्या, आपका एरिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, आपका A। तो ध्यान रखना, सिंगल लेयर ऑफ द सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, आपका A। मैंने कहा कि एग्जैक्टली इस चीज का जो है हम लोग यहां यूज करेंगे। अगर बात करें यहां पे बच्चा, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पे कि एक सिंगल लेयर के रूप में ये है पॉजिटिव चार्ज, एक सिंगल लेयर के रूप में ये है नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो एक तो इसके वजह से होगा, दूसरा इसके वजह से होगा, खींचेगा अपनी तरफ, माने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब दोनों के वजह से कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो चार्ज सेम है, बस नेचर ही तो ऑपोजिट है, तो कंट्रीब्यूशन सेम होगा। माने अंदर में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछ दे कि इनसाइड या प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू कितना होगा, कहोगे सर बहुत आसान, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माने ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, आपका A। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना, प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम बात कर रहे हैं, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ इस तरह से होगा, दिस। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, अगर यही आपसे कह दिया जाए कि प्लेट्स के बाहर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैपेसिटर्स के बाहर आपको बताना है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ध्यान रखना बच्चा, इस केस में आप समझ लो कि अगर आपसे कोई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे तो कहोगे सर यहां पे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से होगा अवे, एक नेगेटिव वाले की वजह से होगा टुवर्ड्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, काउंटर बैलेंस करके जीरो कर देगा। इसी तरह से अगर यहां बोल दिया जाए निकालने के लिए, कहोगे सर अगेन यहां भी तो वही होगा सर, लाइक नेगेटिव वाले के कारण टुवर्ड्स होगा, पॉजिटिव वाले के कारण अवे होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, काउंटर बैलेंस करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका जीरो। क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना इस चीज को। बेसिकली ये आइडियल, इसको हम लोग आइडियल केस भी बोलते हैं, ये कैपेसिटर का आइडियल केस है बच्चा, और जिसमें कि लाइक इनसाइड मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका जीरो होता है। ध्यान रखना आइडियल केस में। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, हो गया? चलो
इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू ED। अब सुनना और ध्यान देना सब लोग, एकदम गौर करना बच्चों, देखोगे ध्यान से। मैंने कहा कि इसमें ना 2-3 चीजें हैं जो कि हम लोग अभी सीखेंगे यहाँ पे, और जिससे कि कंटिन्यूअस क्वेश्चंस आए हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा। मैंने कहा कि ऐसा है कि ये आपका कैपेसिटर दिस, जिसको मैंने चार्ज दिया है +Q -Q, जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का वो आपका D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान देना, मैंने कहा सबसे पहला तो ये बात अभी मैंने बता दिया कि आउटसाइड में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, आइडियल केस में 0, यहां भी आपका 0, और जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका यूनिफॉर्म होगा कुछ इस तरह से। दिस वैल्यू भी बता दिया मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आपका A। उसका यूज करके चाहो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, V बराबर ED। अब सुनना, मैंने कहा कि इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होगा, दैट इज कैपेसिटेंस का हम लोग बात कर रहे हैं, C। ध्यान रखना बच्चा कि जो कैपेसिटेंस होगा C, हम लोग जानते हैं क्या, Q अपॉन डेल्टा V। अगर उसका यूज करते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ध्यान रखना, पहला रिजल्ट जिसको हम लोग यूज करेंगे, लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आपका D, पहला रिजल्ट। अब सुनना, रिजल्ट नंबर 2 पूछा जाएगा आपसे कि ये जो कैपेसिटर है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर कर रखा है, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर U, वो होता है आपका हाफ CV स्क्वायर। कहोगे सर V क्या है यहां, तो V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। या तो हम लोग हाफ CV स्क्वायर यूज करते हैं, 3 रिजल्ट है इसके लिए, या तो हम लोग यूज करते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C, बहुत आराम से निकाल भी सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और या तो हम लोग यूज करते हैं QV अपॉन क्या आपका 2। तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि ये तीनों रिजल्ट जो है वो आपका एनर्जी के लिए है, जो कि ये कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर कर रखा है, हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर अपॉन 2C, और या फिर QV अपॉन क्या आपका 2। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना, ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट एकदम दिमाग में रहे, पहला कैपेसिटेंस का और दूसरा क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जो एनर्जी कैपेसिटर ने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर कर रखा है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट, जल्दी करो। नेक्स्ट बढ़ू आगे, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इसमें जो थर्ड चीज जो पूछता है बच्चा, जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और आप लोग इसमें एनर्जी में एक चीज और जान लोगे, ठीक है ना, एक चीज और आप लोग जान लो एनर्जी में, जब इतना सीख गए हो तो याद रहे कि हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं लाइक UE, स्मॉल u है ये, लाइक स्मॉल UE। कहोगे सर ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। स्पेस में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है वहां पे एनर्जी जो है उसके साथ अटैच्ड होगा, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का जो वैल्यू होता है बच्चा, ध्यान रखना, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट और इनटू E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू आपका E स्क्वायर। कहोगे सर ये UE, फिर से UE रिपीट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा या जो एनर्जी अवेलेबल होगा वहां पे, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। वैल्यू कितना? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहां पे E क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे कमाल की बात यह है कि चूंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के लिए अगर बात करें तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ध्यान रखना बच्चा कि कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी एनर्जी का फॉर्मूला पूछ देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो UE आपको दिख रहा है ना, ये UE बेसिकली क्या है? ये है एनर्जी जो कि कैपेसिटर ने स्टोर कर रखा है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम, ठीक है ना। एनर्जी बाय वॉल्यूम को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, और ये इक्वल है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आपका E स्क्वायर, जहां E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या यहां से एनर्जी जो स्टोर कर रखा है वो हम निकाल सकते हैं? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माने एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा, बोलो, ये हो गया हाफ
ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई स्क्वायर। कहोगे सर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर जानते हैं हम लोग एरिया इंटू डिस्टेंस या फिर एरिया इंटू थिकनेस। तो प्लेट का एरिया दिया रहेगा a और प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका d। तो ध्यान रखना ये भी एक रिजल्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है एक बार, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी जो स्टोर कर रखा होगा कैपेसिटर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसका वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू क्या आपका AD। क्या कोई दिक्कत? जहां E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच का, A क्या है लाइक एरिया ऑफ द प्लेट और D क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। फटाफट नोट कर लो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमने एनर्जी के बारे में बात करी है। अब देखना, अब हम लोग एनर्जी से बढ़ता हुआ एक चीज और अभी बात करेंगे जिसका नाम है कि लाइक एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगा। ये तीसरा टर्म ध्यान देना, बोलेगा कि एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट को कितने फोर्स के साथ खींचेगा या कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात पे। दिस लाइक चार्ज इसको दिया प्लस क्यू और इसको चार्ज दिया माइनस क्यू। ध्यान देना प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका d है। ध्यान देना बच्चा, ऑब्वियस है कि अरे यार प्लेट्स पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों प्लेट्स के बीच में भी तो आपस में इंटरैक्शन होएगा भाई। और चूंकि चार्जेस का जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट है तो डेफिनेटली एक दूसरे को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। माने ये प्लेट इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लेट इसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर आपसे कोई कह दे कि वो फोर्स बताओ जिस फोर्स के साथ दोनों एक दूसरे को खींचेगा, तो कुछ नहीं करना है इसमें। करना क्या है, आप क्या करो कि एक प्लेट को साइलेंट कर दो और दूसरे प्लेट के वजह से यहां पे फील्ड निकाल लो। तो डेफिनेटली दूसरे प्लेट के वजह से इस पॉइंट पे इनसाइड ही हम बात कर रहे हैं, जो फील्ड होगा वो होगा कितना Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट A। ध्यान रखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके वजह से है, वो है इसके वजह से, इस प्लेट के वजह से, इस प्लेट के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि इस प्लेट के ऊपर जितने भी चार्जेस है उसको अपने तरफ खींचेगा, इधर इधर इधर। ध्यान देना लाइक इस प्लेट के तरफ खींचेगा। तो कितने फोर्स के साथ खींचेगा वो निकालना है, इफ निकालना है। और ये आपका E है। कहोगे सर एकदम रिजल्ट हम लोग को पता है, F इज इक्वल टू QE। क्या कोई दिक्कत? तो ये हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे Q के जगह पे Q और E हम लोग को यहां मालूम है कितना Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आपका A। आगे अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है फोर्स के लिए फॉर्मूला लाइक Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। क्या कोई दिक्कत? चाहो तो हम लोग Q के जगह पे C भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। Q के जगह पे अगर चाहे हम लोग तो पुट कर सकते हैं क्या C भी, दैट इज C क्या है वहां कैपेसिटेंस है और V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो वैल्यू भी पुट करके हम लोग वहां पे काम कर सकते हैं। अगर Q की जगह C भी पुट करोगे तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा जरा देखना। फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आपका A। ध्यान रखना, तो ये भी फोर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं लाइक C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A या फिर Q स्क्वायर अपॉन क्या आपका 2 एप्सिलॉन नॉट A। क्या कोई दिक्कत? ये वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ दोनों प्लेट्स एक दूसरे को क्या कर रहा होगा आपका खींच रहा होगा। नोट करो फास्ट, जल्दी करो। हो गया? चलो ध्यान दोगे बच्चा। अब देखना इसमें एक बड़ा ही जबरदस्त बात अभी हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और क्या जबरदस्त बात है समझोगे पहले, ध्यान देना। इसमें एक चीज है बच्चा कि ठीक है हमने प्लेट्स के बीच में लाइक फोर्स वगैरह के बारे में बात करा, डिस्कस करा। इसमें लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तो कैपेसिटेंस हमने लिखा, सब कुछ सही है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना इस चीज को कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने यूज करा ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में डाल लेना कि जो कैपेसिटेंस हमने लिखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दैट इज C लाइक एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है ना। ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला हम तब यूज कर रहे हैं जब प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है, ठीक है ना, प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है और जो गैप है उसमें एयर भरा हो। एयर, इसको हम लोग एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं, एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका कैपेसिटेंस हमने निकाला है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं भी चार्ज का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, माने इसमें कहीं भी कोई चार्ज वाला बात नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो माने ये चीज ये बता रहा है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। माने चार्ज से इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये कि उस कैपेसिटर का एक मैक्सिमम
मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी है। अगर उससे कम भी चार्ज उसको देते हो तो आराम से वो चार्ज को कंसीडर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उससे उसके कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ये बताता है कि मैक्सिमम कितना चार्ज को वो अपने पास होल्ड रख सकता है। हाँ, उससे कम भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटेंस अनइफेक्टेड रहेगा। तो ध्यान रखना बच्चा कि इस चीज को एकदम दिमाग में रखो। जैसे कि मान लो दो प्लेट्स दिया रहे और कह दे कि भाई यहां पे चार्ज दे दिए हैं Q1 और यहां पे चार्ज दे दिए हैं Q2, बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका भी कैपेसिटेंस यही होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है ना। यहां भी एग्जैक्टली वही होने वाला है कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, हालांकि उसके बराबर नहीं होगा जो प्रीवियस वाला हम लोग बात किए थे, लेकिन हाँ यहां चार्ज का बस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे ना। जैसे आउटर फेस पे चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, बताया है ना, समेशन ऑफ QI बाई 2। यहां जो फेसिंग सरफेस होगा यहां का चार्ज हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। सेम तरीके से अगर बात करें तो यहां भी आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। अगर बात करें तो यहां तो इक्वल अपोजिट दिख ही रहा है, तो ये माइनस साइन के साथ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ध्यान रखना। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फेसिंग सरफेसेस की वजह से होगा, इनसाइड, ध्यान रखना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का ये जो गैप है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फेसिंग सरफेसेस के चार्ज की वजह से होगा, ध्यान रहे। लेकिन जब हम आउटसाइड, अगर इस केस में हम आउटसाइड आते हैं तो आउटसाइड में इन दोनों चार्जेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा। ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इसका मतलब इस केस में बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इस केस में बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर अनइक्वल चार्ज हम कैपेसिटर्स पे डालते हैं तो कैपेसिटेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ जाता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, जो कि आइडियल केस में जीरो हुआ करता था। बताए हैं आइडियल केस में आउटसाइड जो है कैपेसिटर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। चलो अब हम लोग ना डाइलेक्ट्रिक को फिल करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स के अंदर और देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे होने वाली है। हम ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के वॉच करोगे, देखोगे बच्चे, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं यहाँ पे लोग जो है ना भारी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। देखोगे ध्यान से क्या हो रहा है। मैंने कहा कि ऐसा है बच्चा, ये है प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसको मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। दिस बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। ये सोर्स कनेक्टेड है, सोर्स कनेक्टेड है और सोर्स को कनेक्टेड रखता हुआ, सोर्स को कनेक्टेड रखता हुआ मैंने क्या करा, ये इनिशियल केस और ये फाइनल केस। सोर्स को कनेक्टेड रखता हुआ मैंने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया, दिस होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कोई दिक्कत भी? कहोगे कि सर क्या सिचुएशन बन जाएगा यहां से यहां अगर जाते हैं तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम क्या है सर इससे? कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है देखना है, दिक्कत है। क्या दिक्कत है ये सुनोगे। पहला, अगर सोर्स को कनेक्टेड रखता हुआ हम डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं, ठीक है, तो पहला बात तो कि जो कैपेसिटेंस होगा वो k टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है? अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इस डाइलेक्ट्रिक को फिल करने के बाद अगर कैपेसिटेंस हम C डैश बोल रहे हैं तो जो C डैश हो जाएगा वो Kc हो जाएगा, Kc माने कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। पहला नंबर ध्यान रखना, फर्स्ट थिंग, कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज करा, k टाइम्स इंक्रीज कर गया। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, k टाइम्स इंक्रीज कर गया। कहोगे सर ठीक है कैपेसिटेंस ही नहीं इंक्रीज करा है, और क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? ध्यान रखना। दूसरा बचा पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी है, भी चूंकि सेम सोर्स कनेक्टेड है तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में भी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना यहां था उतना ही यहां होगा, कोई दिक्कत? तीसरा,
इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि भैया यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ध्यान देना कैपेसिटेंस तो सी माने ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कहोगे सर ई तो निकलेगा ना सर, हमारे पास रिजल्ट है V बराबर ई डी, रिजल्ट हम लोग जानते हैं सर V इज इक्वल टू ई डी, तो यहां से हम लोग ऑब्वियस है सर E निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाई डी होगा, इस रिजल्ट का भी यूज कर सकता है। तो ध्यान देना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी यहां पे है तो ध्यान रहे अगर सोर्स को कनेक्टेड रखता हुआ डाइलेक्ट्रिक भरा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यहां ई था तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। कहोगे सर कैसे सर, सामने देखना भाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में वही है, डिस्टेंस एज इट इज है डी, तो जब डिस्टेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाएगा क्या? तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहोगे सर हम तो पढ़े थे कि के टाइम्स घट जाता है, आ रहे हैं उस पर भी आते हैं, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एज इट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बढ़ू आगे, अब देखना नेक्स्ट नंबर, माने पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। कहोगे सर और क्या क्या है सर, अभी भाई एनर्जी बाकी है, एनर्जी बढ़ाए ना, अभी एनर्जी कितना बताया, हाफ सी वी स्क्वायर, तो मान लेते हैं यहां का एनर्जी यू है, देखोगे ध्यान से, एनर्जी जो यहां स्टोर हुआ है वो है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, जब यहां पे एनर्जी का हम बात करेंगे तो बेटा भी तो वही है जो यहां है, लेकिन जो C है वो K टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो जब C K टाइम्स बढ़ गया माने एनर्जी भी K टाइम्स क्या करेगा आपका, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना U डैश, यहां जो U डैश होगा वो K टाइम्स हो जाएगा U, माने जो एनर्जी स्टोर करेगा प्लेट्स जो है अपने गैप में स्पेस में जो एनर्जी स्टोर करेगा वो इसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में K टाइम्स क्या करेगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आप कहोगे सर अभी कुछ बाकी रह गया है क्या? हाँ भाई बाकी रह गया है चार्ज। चार्ज पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं कि यहां पे पहले का चार्ज था प्लस क्यू और यहां चार्ज था माइनस क्यू। कहोगे सर तो यहां पे तो वही होगा, अबे पागल है, वही कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज नहीं, यहां पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू था, अगर यहां चार्ज लिखा जाए, चार्ज के लिए क्या रिजल्ट बताएं, सी भी, जहां सी क्या है कैपेसिटेंस और भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, भी तो वही है लेकिन कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो गया है, बढ़ गया है, माने चार्ज भी के टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, माने नया चार्ज हो जाएगा क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश, और इस क्यू डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, ये क्यू डैश का जो वैल्यू होगा, जो हमने एनर्जी जैसे के टाइम्स इंक्रीज करा है, यहां जो क्यू डैश होगा माने प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा इनिशियल के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना के क्यू हो जाएगा, माने यहां पे अगर क्यू था तो यहां पे जो चार्ज होगा वो के क्यू होगा। कहोगे सर ई कैसे हो गया सर, चार्ज कैसे बढ़ गया अपने आप सर, ये तो करिश्मा हो गया सर, चमत्कार हो गया सर। भाई कोई चमत्कार नहीं है, लॉजिक है, ठीक है ना, लॉजिक है, साइंस में चमत्कार नहीं लॉजिक होता है, ठीक है ना, तो ध्यान देखना। कहोगे सर क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ये है कि अभी भी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी था और यहां भी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो हुआ यह है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए इस बैटरी को एक एक्सेस चार्ज भेजना पड़ा है प्लेट्स को। पहले चार्ज कितना था Q, इसने एक एक्स्ट्रा चार्ज भेजा है कि बेटा और लो तुम और लो चार्ज, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हम वही रखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ये बात हुआ कि किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो चीजों में, अब किसी को ज्यादा किसी को कम मिल गया है, लेकिन तुमको दोनों को इक्वल करना है, तो हो सकता है किसी दूसरे एस्पेक्ट में उसको डोमिनेट करके आपस में इक्वल कर दें। तो एग्जैक्टली यही हुआ है यहां पे कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम तभी रहेगा जब इस बैटरी को एक एक्स्ट्रा चार्ज फेंकना पड़े इसके तरफ, ठीक है ना, माने जो क्यू डैश है दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, Q जो है इनिशियल चार्ज, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट इज Q डैश माइनस Q, ये वो चार्ज होगा जो बैटरी ने क्या किया है आपका सप्लाई किया है, किसको, आपका प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करो फास्ट जल्दी से। आप कहोगे सर इसके अलावा भी कुछ है क्या, देखोगे ध्यान से इसके अलावा क्या है, फोर्स है, फोर्स इसके अलावा ध्यान देना। अगर यहां पे बोल दें कि फोर्स प्लेट्स के बीच में F लग रहा था, F क्या बताया था रिजल्ट, F बराबर, जल्दी बताओ फटाफट, F के लिए एक रिजल्ट बताया था अभी Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, बोलो भाई बताया नहीं बताया है,
Q इज इक्वल टू कितना होता है C भी, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है F इज इक्वल टू C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। देख सकता है भाई भी वही है, ए वही है, सब वही है, सी चेंज हो गया है, वी स्क्वायर में चेंज हुआ है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, यहां जो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा स्क्वायर में कैपेसिटेंस क्या हो गया के टाइम्स, माने फोर्स भी क्या हो जाएगा के टाइम्स, मतलब के नहीं के स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि यहां स्क्वायर है, सॉरी सी स्क्वायर है। तो ध्यान रखना यहां प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो के स्क्वायर टाइम हो जाएगा किसके, ओरिजिनल फोर्स के। माने प्लेट्स के बीच का फोर्स अगर एफ डैश बोला जाए तो जो एफ डैश होगा वो के स्क्वायर हो जाएगा किसके, आपका एफ की। सब क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। ये सारा समझ लो कि क्वेश्चन है नीट और जेई का, ठीक है। माने अगर डाइलेक्ट्रिक को हम फिल करते हैं सोर्स को कनेक्टेड रखता हुआ तो देख सकते हो क्या क्या चीज इफेक्टेड हुआ है और कौन कौन सा चीज जो है वो अनइफेक्टेड रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अफेक्टेड होना या ना होना ये डिपेंड करता है कि सोर्स जो है वो कनेक्टेड रखते हुए आपने डाइलेक्ट्रिक को भरा है या सोर्स को डिस्कनेक्ट करके आपने डाइलेक्ट्रिक को भरा है। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट कर, फास्ट जल्दी से उड़ा दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो ध्यान देना। अब इसमें जो दूसरा सेगमेंट है बेटा वो ये है कि इस बार हम डाइलेक्ट्रिक को तो भरेंगे लेकिन सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ध्यान देना, डाइलेक्ट्रिक को भरेंगे लेकिन सोर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे। देखना इस बार क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दिस ये है कैपेसिटर, ये है सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस भी, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी। अब हमने क्या किया, सोर्स को कर दिया डिस्कनेक्ट, सोर्स हो गया गायब, माने यहां पे मान लो की लगा हुआ था, की को हटा दिए, सोर्स हो गया डिस्कनेक्ट, कुछ इस तरह से खत्म हो गया सोर्स यहां से। मैंने कहा कि अब सोर्स को डिस्कनेक्ट करता हुआ चार्ज तो वही है प्लस क्यू माइनस क्यू, अब इसके अंदर भरते हैं डाइलेक्ट्रिक, दिस दिस दिस, सब कुछ वही है, डिस्टेंस विस्टेंस एरिया वेरिया प्लेट्स का सब वही है। ध्यान देगा बच्चा, ध्यान देगा। कहोगे सर अब क्या होगा सर, तो ध्यान रखना चाहे सोर्स को कनेक्टेड रखता हुआ डाइलेक्ट्रिक भर, चाहे सोर्स को डिस्कनेक्ट करके डाइलेक्ट्रिक भर, दोनों ही केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स इंक्रीज करेगा। माने यहां भी जो कैपेसिटेंस होगा लाइक सी डैश वो आपका हो जाएगा के सी, जहां पे के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर यहां सी है तो यहां के सी हो जाएगा, चाहे कनेक्टेड रखते हुए भर चाहे डिस्कनेक्ट करके भर, कोई दिक्कत। दूसरा नंबर भाई इस बार तो गड़बड़ हो गया है, ध्यान देना, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होने वाला है और पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होने वाला है। चार्ज तो खैर दिख ही रहा है कि सेम है। ध्यान रखना इस केस में क्या होगा बच्चा कि चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, जितना चार्ज यहां था उतना ही चार्ज यहां होगा। क्या कोई दिक्कत, चार्ज सेम, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया। अब कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा सर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, कैसे सोचेंगे सर, तो ध्यान से मेरी बात सुनना और गौर करना। मैंने कहा कि बच्चा पहला बात तो कि अगर देखा जाए यहां पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा ध्यान रहे वो के टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। माने अगर यहां पे जो तुम पढ़े होगे ना कि के टाइम्स घटता है, वो कब घटता है ध्यान रखना, अगर यहां ई था तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई अपॉन के हो जाएगा, ई डैश। जो पढ़े हो ना कि के टाइम्स घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तब घटता है तो हम लोग सोर्स को डिस्कनेक्ट करके और तब डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं, तो ई अपॉन क्या आपका के। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट गया तो चूंकि V बराबर ईडी होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स घट जाएगा, माने V डैश बराबर हो जाएगा V अपॉन क्या आपका के। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में के टाइम्स घट जाएगा। क्या कोई दिक्कत, चार्ज वही है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर गया। एनर्जी सोचो, एनर्जी क्या जानते हैं बच्चा, Q स्क्वायर बाई 2C, रिजल्ट Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंट है, चार्ज के फॉर्म में डाल देते हैं, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, चार्ज तो दोनों पे सेम है, अपॉन 2C, चूंकि C के टाइम्स बढ़ा है माने एनर्जी के टाइम्स घट जाएगा। माने अगर यहां पे एनर्जी U है, अगर एनर्जी यहां U स्टोर हुआ है तो यहां जो एनर्जी स्टोर होगा U डैश
वो हो जाएगा U अपॉन क्या आपका K। ध्यान रखना इस केस में एनर्जी K टाइम्स घट जाएगा। क्या कोई दिक्कत? आप कहोगे सर अब तो फोर्स का क्या करेंगे? फोर्स बराबर क्या बताया है? Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ले मजेदार बात, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। माने अगर प्लेट्स के बीच का फोर्स यहाँ पे F है, अगर दोनों प्लेट्स एक दूसरे को F फोर्स के साथ खींच रहा है तो यहां भी दोनों प्लेट्स एक दूसरे को F फोर्स के साथ ही खींचेगा, क्योंकि फोर्स जो एक प्लेट दूसरे प्लेट पे लगाता है उसके लिए मैंने रिजल्ट बताया Q स्क्वायर अपॉन क्या आपका 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आपका ए वही है, सब कुछ वही है। जब बात करेंगे फोर्स का तो फोर्स में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज दिमाग में रख लो, सब क्वेश्चन डायरेक्टली सब पूछा गया है, एकदम नोट करो दनादन फटाफट, जल्दी कर, जल्दी 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 बढ़ू आगे। चलो चलो देखोगे ध्यान से, इधर गौर करना। चलिए हो गया। ये तो हमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली रूप से डाइलेक्ट्रिक को भरा था तब। अब ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे कैपेसिटर्स में, काफी बारी पूछे गए हैं, ठीक है ना, कि लाइक दे देगा कि भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में ना मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, लाइक ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसा डाल दिया, लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना इसको पार्शियली मैंने फिल करा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और थिकनेस T है और लाइक प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो D है। ध्यान देना बच्चे। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा सिचुएशन दिख जाए आपको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में लाइक किसी डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल्ड किया जाए, तो ध्यान रखना कि जो कैपेसिटेंस होता है इस केस में ना C इज इक्वल टू ये होता है एप्सिलॉन नॉट A। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना, क्वेश्चन इसे डायरेक्ट पूछता है, D माइनस T एंड प्लस T अपॉन K, ठीक है ना। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तब जब हम लोग किसी लाइक डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल्ड करते हैं प्लेट्स के बीच में, ठीक है। ये तो सिंगल डाइलेक्ट्रिक था बच्चा, अगर इस तरह के बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स को डाल दिया जाए कैपेसिटर के अंदर तो जो कैपेसिटेंस होगा लाइक C बराबर, इसको हम लोग मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक फिलिंग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T की जगह पे समेशन ऑफ Ti और प्लस आपका समेशन ऑफ Ti अपॉन Ki। कहोगे सर ये समेशन ऑफ Ti अपॉन Ki, तो जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स भरे गए हैं सारे के थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रेशियो उसका सम, और यहां पे तो समेशन ऑफ Ti दिख ही रहा है, माने जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं सारे के थिकनेसेस का क्या आपका सम। तो ध्यान रखना ये रिजल्ट तब यूज करना जब एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक्स भरे गए हो, और ये रिजल्ट तब यूज करना जब सिंगल डाइलेक्ट्रिक भरा गया हो कैपेसिटेंस। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी कर। हो गया। चलो अब इसमें ना एक तरह का क्वेश्चन और आता है, वो मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को। एक तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, ग्राफ और आप थोड़ा सा प्लॉट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी बात पे, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे दिस, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको कुछ चार्ज दिया गया है प्लस Q माइनस Q, और इसके अंदर ना मैंने डाइलेक्ट्रिक को फिल करा है दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और फिर यहां पे ना एक मेटल डाल दिया है, मेटल का स्ट्रिप डाल दिया है कुछ ऐसा से, कॉपर है ये, दिस कॉपर है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, ध्यान रखना, और ये है x इज इक्वल टू D। बड़ा फेमस सवाल है, बहुत बड़ी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सामने देखोगे। माने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स के बीच में मैंने करा ये है कि एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया और दूसरा जो है आपका जो है रखा है मैंने लाइक एक कंडक्टिंग मतलब कॉपर के फॉर्म में मैंने एक लाइक डाल दिया है ये को। तो अभी ना क्वेश्चंस पूछेगा इसमें कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, दिस ये डिस्टेंस x और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। ध्यान रहे कि बच्चा यहां जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो भी ग्राफ होगा वो एक्चुअली में दो हिस्सों में नहीं 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। 3 हिस्सा क्यों बोला मैंने, ये तो पोर्शन एयर का है, ये पोर्शन डाइलेक्ट्रिक है, फिर ये एयर है, फिर ये कंडक्टर है, और फिर फिर ये एयर है, फिर ये कंडक्टर है, फिर ये एयर है। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाए बहुत आराम से बना सकते हो, कुछ नहीं करना। देखना कैसे। पहला, एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मान लेते हैं ई नॉट, खुद से दिस ई नॉट, माने कुछ दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है दिस। इसके बाद जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि ये किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना, जैसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर एंटर करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एयर के रिस्पेक्ट में k टाइम्स घट जाएगा। ध्यान देना, माने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया वाला होगा यहां पे बीच में, ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन के दिस। कोई दिक्कत? फिर जब इसके बाद आएंगे फिर से एयर आएगा, माने फिर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम ई नॉट के बराबर हो जाएगा। इसके बाद फिर कॉपर है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, माने यहां पे कोई ग्राफ ही नहीं होगा, ठीक है ना। फाइनली जब हम लोग आएंगे तो फिर से एयर आ गया और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर, माने वापस से ये होगा ई नॉट। क्या कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की वजह। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ चुका है और नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब सुनना, इसमें एक और ग्राफ पूछता है, पहले इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। इसमें एक और ग्राफ पूछता है और वो पूछता है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में दिस, ये डिस्टेंस और ये पोटेंशियल, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ पूछता है। तो ध्यान देना बच्चा, जैसा कि हम लोग पोटेंशियल के बारे में जानते हैं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करता है, या फिर ये भी कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। अब मजेदार बात यह है कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी यूनिफॉर्म है, यहां भी यूनिफॉर्म है, यहां भी यूनिफॉर्म है, हालांकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर के रिस्पेक्ट में k टाइम्स कम है बट है यूनिफॉर्म। ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो पोटेंशियल लिनियरली डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल लिनियरली डिक्रीज करता है, माने अगर ग्राफ मान लो यहां पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहां से अगर शुरू होता है तो लिनियरली डिक्रीज करने का मतलब कुछ ऐसा दिस, यहां तक आएगा। इसके बाद जैसे हम लोग इसमें आएंगे, ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिक्रीज तो करेगा, सॉरी पोटेंशियल डिक्रीज तो करेगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया है तो यहां जो ग्राफ है उसका स्लोप आपका चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से दिस। क्या कोई दिक्कत? डिक्रीज तो करेगा लेकिन जो स्लोप है वो आपका चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे ही हम लोग फिर से एयर में आएंगे वापस से सेम स्लोप के साथ ये डिक्रीज करेगा, माने कुछ इस तरह से, माने इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होने वाला है दिस, ये दोनों स्लोप सेम है। इसके बाद हम लोग जब आएंगे तो वापस से कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जीरो। जब फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, माने इसके बाद का जो ग्राफ है कुछ ऐसा हो जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ, ठीक है। रीजन सिंपल है क्योंकि फील्ड जीरो है। फिर जब आएंगे यहां पे तो ये एयर है, सेम स्लोप के साथ अगर बात करें जो इसका है, लाइक जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप है और वही लास्टली इसका भी स्लोप होगा, तो उसी स्लोप के साथ ये डिक्रीज करके कहीं यहां पहुंच जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ध्यान रखना, इसका इन तीनों का स्लोप सेम होगा, बीच में ये कॉपर के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, और ये स्लोप जो है इन तीनों से अलग इसलिए है बिकॉज ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये तब है जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर देख रहे हैं। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है बच्चा, तो बढ़ते हैं आगे। आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई दिक्कत होगा आप लोगों को, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे आपके। अभी थोड़ा सा ना हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर जो है हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर के एकदम वीडियो को वॉच करते रहो, ठीक है। यहां के बाद आप देखना सारे क्वेश्चन जो आप जाओगे बनाने के लिए प्रीवियस ईयर वाले तो सॉरी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान देना, मैंने कहा कि ऐसा है बच्चा, पहले तो हम सीरीज का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ध्यान रखना बच्चा, लाइक कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्टेड कब कहा जाता है, कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्टेड तब कहा जाता है बच्चा जब, ठीक है ना, लाइक
हर एक कैपेसिटर के हर एक प्लेट्स पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें मेनली आपको जो दिमाग में रखना है सीरीज वाले में, वो क्या क्या रखना है ये सुनना। लाइक दो कैपेसिटर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें जो दिमाग में आपको रखना है वो ये है कि जैसे मान लो ये हमारा कैपेसिटर है विथ कैपेसिटेंस लाइक C1, ध्यान दीजिएगा, और एक दूसरा कैपेसिटर है विथ कैपेसिटेंस आपका C2, ठीक है ना। और इसको मैंने एक सोर्स से कनेक्ट करा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका सोर्स के अक्रॉस वो भी है आपका। और ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अपना, ठीक है। तो सीरीज कहने का मतलब सीधा आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो सोर्स है आपका सप्लाई करेगा चार्ज, ठीक है, दिस लाइक ये Q चार्ज अगर सप्लाई करता है तो डेफिनेटली ये चार्ज पहुंचेगा यहाँ +Q, फिर ये -Q, ये फिर +Q एंड फिर ये -Q, ठीक है ना। माने हर एक प्लेट के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना सीरीज के लिए बेसिक सा बात यही होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं लाइक Q = CV, Q = CV हम लोग जान रहे हैं। तो सीरीज के लिए बस यही कंडीशन है कि जो Q होगा दैट इज चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो V होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका कैपेसिटेंस के, ठीक है ना। माने V जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका कैपेसिटेंस के। तो ध्यान रखना अगर हम इसका यूज करते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C का, तो इसमें बेसिकली जो है वो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा आपसे कि V1 कितना होगा। दूसरा C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा आपसे कि V2 कितना होगा। कहोगे सर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, तो जब V1 निकालने के लिए कह दिया जाए माने पोटेंशियल डिफरेंस C1 के क्रॉस, तो V1 = एकदम ध्यान देना लाइक कैपेसिटेंस दूसरे वाले का लेंगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाय दोनों कैपेसिटेंसेस का सम दैट इज C1 + C2 एंड मल्टीप्लाइड बाय नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपका हो जाएगा V। तो यहां से हम लोग V1 निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर आपसे कोई कह दे कि V2 कितना होगा माने C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो V2 का वैल्यू होगा V2 = ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो मैंने कहा कि इस केस में आप ऐसा लिख सकते हो कि कैपेसिटेंस इस वाले का, तो ये हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंसेस का सम, तो C1 + C2 एंड मल्टीप्लाइड बाय नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपका हो जाएगा V। क्या कोई दिक्कत? तो यहां से V1 V2 निकल गया। अब सुनना, मैंने कहा कि यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की भी बात होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम दो कैपेसिटर्स का बात कर रहे हैं, जो कि जनरली दो ही कैपेसिटर्स ही मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दो का कॉम्बिनेशन करके हम लोग अपना आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर दो कैपेसिटर्स इस तरह से सीरीज में है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इन दोनों का, ठीक है ना, दैट इज C इक्विवेलेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है कि C इक्विवेलेंट जो होगा वो इक्वल होगा C1 × C2, रजिस्टर का जस्ट ऑपोजिट चलता है ये, और अपॉन C1 प्लस क्या आपका C2। तो ध्यान रखना C इक्विवेलेंट C1 C2 अपॉन C1 + C2, और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए रिजल्ट आपके सामने है। क्या कोई दिक्कत? ध्यान दोगे? फटाफट जल्दी करो, फास्ट। अब सुनो, इसमें एक बस और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, वो ये है कि अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइंट कर दिया जाए, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइंट कर दिया जाए, माने कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाए, दिस लाइक ये कैपेसिटर एंड अप टू सो ऑन, ठीक है ना। और इसको अगर हम किसी सोर्स से लाइक कनेक्ट कर देते हैं, दिस माने इसका भी कैपेसिटेंस C है, ये भी C है, ये भी C है, अप टू सो ऑन। तो जब भी ऐसे सिचुएशंस दिख जाए जहां पे n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में ज्वाइंट हो, तो दो चीजें, पहला तो कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो आपका, अगर ये n नंबर है, मान लो कि n नंबर ऑफ, ठीक है ना, लाइक कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में ज्वाइंट है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सारे के बदले दैट इज C इक्विवेलेंट, वो इक्वल होगा C/n के, C अपॉन किसके, आपका n के।
जहां C जो है एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और N है नंबर ऑफ क्या आपका कैपेसिटर्स। क्या कोई दिक्कत? तो आराम से ऐसे आप जो है वो डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर यही आपसे कह दिया जाए, एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई लाइक हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा, तो ध्यान रखना कि अगर कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हर एक के अक्रॉस जो होगा वो सेम हो जाएगा। माने ये आपका हो जाएगा V, ये हो जाएगा V, अगर ये V है तो इसको V डैश कह लेते हैं, ये हो जाएगा V डैश, ये भी हो जाएगा V डैश एंड अप टू क्या आपका सो ऑन। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जिस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका C अपॉन N हो गया है बच्चा, अगर यही आपसे कह दिया जाए कि इसके अक्रॉस बताना है कि लाइक कितना होगा, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इसके अक्रॉस कितना होगा, तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बच्चा, एकदम गौर करना, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर कह दिया जाए कितना होगा तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, ये सुनना, माने जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक के अक्रॉस लाइक V डैश, ये आपका हो जाएगा V अपॉन N के। V अपॉन N कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना? यहां V क्या इंडिकेट कर रहा है, ये V इंडिकेट कर रहा है नेट पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के क्रॉस, और बाई N क्या है आपका नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो सीरीज में ज्वाइंड है। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट कर लो बच्चा, जल्दी करो। हो गया? चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बड़े ही प्यार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए अब इसी में क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात होगी। ठीक है ना? कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तो ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या, जहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कैपेसिटर के क्रॉस वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना? माने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर दिख जाए, मान लो कि ये आपका कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर, दो ही लेके चलते हैं यहां पे, तो दिस, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो V है, और ये कैपेसिटेंस इसका मान लेते हैं C1, इसका मान लेते हैं C2। ध्यान देना बच्चा, मैंने कहा कि यहां तो एक चीज दिख रहा होगा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के क्रॉस होगा। माने पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ही हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना? माने जो V होगा लाइक हर एक के क्रॉस वो सेम होगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या आपका CV, तो डेफिनेटली जब V कांस्टेंट है तो Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपका C के। क्या कोई दिक्कत? इस केस में हम चार्ज का डिस्कशन करेंगे। माने अगर ये सोर्स Q अमाउंट का चार्ज सप्लाई करता है तो यहां आने के बाद जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पे चार्ज प्लस Q1 माइनस Q1, यहां पे चार्ज प्लस Q2 माइनस Q2। ये चार्ज आपसे पूछा जाएगा कि बताओ चार्ज Q1 Q2 कितना होगा। क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है तो Q1 निकालने के लिए सीधा इसी का कैपेसिटेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो C1 प्लस C2 मतलब सम ऑफ कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका नेट चार्ज हो जाएगा यहाँ पे Q। क्या कोई दिक्कत? तो नेट चार्ज Q। इसी तरह से अगर आपसे V2 पूछ दिया, Q2 पूछ दिया जाए, माने कि इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, Q2 कितना होगा, तो Q2 इज इक्वल टू लिखेंगे इसी का कैपेसिटेंस दैट इज C2 डिवाइडेड बाय लाइक सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस C1 प्लस C2 एंड मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द क्या आपका सोर्स। क्या कोई दिक्कत? तो इसका यूज करके हम लोग Q1 Q2 बड़े ही प्यार से निकाल सकते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है कि C इक्विवेलेंट पूछ दे तो सीधा सा बात है कि जो इसका पैरेलल है वो रजिस्टर का सीरीज होता है, तो C इक्विवेलेंट के लिए सीधा जोड़ देंगे, माने C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस क्या आपका C2, और इस तरह से हम लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है ना? अब इसी में कह दिया जाए कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को जो है वो पैरेलल में ज्वाइंट कर दिया गया है, तो सबको जोड़ दो C करके हो जाएगा कितना आपका NC। क्या कोई दिक्कत? फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो। n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को अगर पैरेलल में ज्वाइंट कर दिया जाए तो C प्लस C मिलके हो जाएगा NC, n टाइम्स लाइक कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। हो गया? चलो, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रह जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन ही यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रहना है। चलो बढ़ूं आगे। हाँ जी, अब कुछ क्वेश्चंस हम ना यहां पे लेते हैं। ठीक है ना? देखोगे ध्यान से बच्चा, देखो
इसमें क्या है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का जो मेथड्स है, ठीक है ना, जो उसको हम ना करंट वाले सेगमेंट में पढ़ा देंगे, क्योंकि दोबारा फिर हमको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली जो कैपेसिटर से रिलेटेड जो मेथड्स हैं हम उस पर ही बात करते हैं और उसी क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। अब कहोगे जैसे सर, तो देखोगे ध्यान से, माने ऐसे क्वेश्चंस खूब दिखेंगे आपको, बहुत इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, दिस, देखना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे दिस, कि ऐसा है कि पैरेलल प्लेट दे देगा ऐसा और सेपरेशन दे देगा डी, दिस, ठीक है। इसमें करेगा क्या, ये सुनना, कि इसको पहले दो हिस्से में डिवाइड कर दिया ऐसा, आधा ऊपर आधा नीचे, और इसको भी दो हिस्से में डिवाइड कर दिया दिस। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसमें भी एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, कोई दिक्कत, और इसमें भी एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया दिस जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k। बात समझ में आ रही है बच्चा? माने दो प्लेट्स के बीच में इस तरह से पहले तो आधा आधा में डिवाइड कर लिया, आधा ऊपर आधा नीचे, उसमें भी आधा में डिवाइड कर दिया k 2k और फिर नीचे 3k। अब कह देगा क्या कि ये जो प्लेट है दिस और ये जो प्लेट है दिस, इस पॉइंट को कह देगा से लाइक P और इसको बोल देगा Q। बोलेगा कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ कितना होगा। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, खूब पूछा ऐसा क्वेश्चंस, बताइए कितना होगा, ठीक है ना। कहोगे सर कैसे निकालेंगे ऐसा सवाल को, ठीक है ना, कैसे सोचेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस में, तो बेटा कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से सोचो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। देखोगे ध्यान से, पहला तो बात कि आधा आधा का बात हुआ है, तो अगर ये D है तो डेफिनेटली ये वाला D/2 हो जाएगा दिस, ये D/2 हो जाएगा। अगर बात करें एरिया का, तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये एरिया, तो ऑब्वियस सी बात, इतना का एरिया आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा, तो ये एरिया होगा A/2 और ये एरिया इधर से हो जाएगा A/2। क्या कोई दिक्कत बच्चा? तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका तैयार है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, कहोगे सर सोचेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है। पहला तो कि ये पॉइंट प्यार से यहां लिख देना P और ये पॉइंट प्यार से यहां लिख देना Q। क्या कोई दिक्कत? पहले ना दिमाग लगाओ यहाँ पे कि कितना कैपेसिटर यहाँ बन रहा है। ये देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना फॉर्म कर रहा है, तो ध्यान देना। कहोगे सर 3 कैपेसिटर दिख रहा है सर, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, जिसमें कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जिसमें सेपरेशन D/2 है और एरिया A/2 है, ठीक है ना। तो ध्यान से, दूसरा कैपेसिटर यहां बन रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k भरा गया है उसके अंदर, अगेन उसका एरिया A/2 है और डिस्टेंस जो है प्लेट्स के बीच का लाइक D/2 है। कहोगे सर देन, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें करना यह है कि पहले हम इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में। तो है ये कि जो पॉइंट P है, लाइक ये पूरा का पूरा प्लेट जो है ये पॉइंट P से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि इसका आधा हिस्सा दिस, यहां से लाइक एक प्लेट गया जो कि प्लेट इसी प्लेट का हिस्सा है, P प्लेट का ही हिस्सा है, जिसका कि आधा पार्ट दिस, ये आधा पार्ट मिलके किसके साथ, इस वाले के साथ मिलके एक कैपेसिटर बना दिया, जिसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, खुद से मान लेते हैं C1। क्या कोई दिक्कत? अब सुनना बच्चा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट इसके साथ जो कि Q से कनेक्टेड है से मिलके एक कैपेसिटर बन रहा है। तो करना ये है कि इसको बस एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ के और इसको आगे ऐसे खड़ा कर देना है। माने ये दोनों सेम हो गया, बिकॉज बीच में कंडक्टिंग वायर है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम ही हो गया, तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। माने ये प्लेट और ये प्लेट सेम ही है, समझ लो। तो अब ये प्लेट जो है लाइक मिलके इसके साथ Q के आधे प्लेट के साथ मिलके एक कैपेसिटर बना देगा और ये कनेक्ट हो जाएगा किससे, आपका Q से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। माने ये एक कैपेसिटर इससे बना और एक कैपेसिटर इससे बना, जो कि आपको दिख रहा है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें दो कैपेसिटर तो बन गया है। कहोगे सर अब, तो अब क्या, अब एक प्लेट यहां हाफ जो कि P से कनेक्टेड है, तो यहां से गया आपका दिस, और अगेन एक प्लेट यहां Q से कनेक्टेड है इधर हाफ लाइक दिस, ये दोनों मिल करके बना देगा क्या, आपका एक कैपेसिटर, ये जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका 3k। तो इसके कैपेसिटेंस को हम मान लेते हैं क्या, आपका C3। कहोगे सर अब क्या करेंगे, तो अब करना क्या भाई, आंसर है और क्या, ये दोनों सीरीज में है,
देखो ना ये दोनों सीरीज में है, लाइक दोनों पे सेम चार्ज होएगा, तो ये दोनों हो गया सीरीज में, और इन दोनों का सीरीज नीचे वाले के साथ क्या हो गया, पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। माने अगर C इक्विवेलेंट निकालना हो तो कहोगे सर इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल है, तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और प्लस पैरेलल में सीधा ऐड कर देंगे तो प्लस ये आपका हो जाएगा C3 आंसर। कहोगे सर C1 C2 C3 तो मालूम ही नहीं है, तो भाई देख तो आराम से, सब कुछ मालूम है, ध्यान दो इधर। कहोगे सर C1, तो आराम से C1 लिख सकते हैं, देखोगे ध्यान से C1 कितना लिखोगे, C1 का जो वैल्यू होगा C1, तो C1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, मिटा रहे हैं इसको, देखोगे ध्यान से, हमने C1 के जगह पे अगर बात करें तो C1 का जो वैल्यू होगा बच्चा, C1 इज इक्वल टू ये इसका कैपेसिटेंस, तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, K टाइम्स लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या आपका A, ध्यान देना K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू A नहीं, एरिया का काम यहाँ A/2 कर रहा है, तो A/2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका D/2, तो ऐसे लिख दो। इसी तरह से C2, तो C2 कैसे निकालोगे, C2 बराबर, C2 है इसका कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा 2K मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया हो जाएगा A/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगेन यहाँ पे हो जाएगा D बाय क्या आपका 2, तो ये लो C2 निकल गया, C1 निकल गया, C2 निकल गया, फाइनली बचा आपका C3। कहोगे सर C3 कैसे निकालेंगे, C3 भी निकल जाएगा, बहुत प्यार से निकल जाएगा, C3 की जगह पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, C3 का जो वैल्यू होगा बच्चा, C3 ये आपका हो जाएगा कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर है 3K, तो यहां लिख देते हैं 3K मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और इनटू एरिया, तो एरिया तो आधा ही है, तो ये हो जाएगा A/2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का काम यहां D कर रहा है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका D होगा। अब C1 C2 C3 मालूम है, फटाफट सॉल्व करके देख लो कितना आंसर आता है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप ट्राई कर लेना, एक क्वेश्चन बना के दिखाना, एक क्वेश्चन आप लोग बना लेना, टास्क दे रहे हैं, दिस ये P है, ये Q है, ये आप बना लीजिएगा, देखोगे ध्यान से, और ये ऐसा है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका K, और यहां आधे आधे में डिवाइड कर दिए हैं, दिस इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए हैं 2K, और यहां फिर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिए हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4K, ठीक है ना, इसको आप लोग बना लेना। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, जल्दी करो फास्ट, एरिया वगैरह सब दिया हुआ है, A ये आधे आधे में डाले हैं तो D/2, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट, अब देखना इसके बाद जो नेक्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसा क्वेश्चंस होता है बच्चा, दिस क्या देगा ना कि एक प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, ठीक है ना, ये नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3 4 करके, ठीक है ना, लाइक प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4, ठीक है। देखना ध्यान से मैंने क्या कहा है, कह रहे हैं कि ऐसा है सिचुएशन कि प्लेट 1 और प्लेट 4 को मैंने कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, दिस, और प्लेट 2 और प्लेट 3 को भी मैंने कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, दिस, ध्यान देना, नहीं, प्लेट 1 और प्लेट 4 को मैंने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है, ठीक है, और लाइक ऐसा है कि आप थोड़ा सा और इसको अच्छा क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लो कि प्लेट 1 और प्लेट 3 को जोड़ देते हैं कंडक्टिंग वायर से, थोड़ा सा और इसमें लेवल अप कर देंगे, इसको बोलते हैं पॉइंट P, ठीक है, और प्लेट 2 और प्लेट 4 को भी एक कंडक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ दिए और इसको बोलते हैं पॉइंट Q, ठीक है बच्चा, बस ये है सिचुएशन, लाइक सेपरेशन दिया हुआ है प्लेट्स के बीच का D और एरिया भी सबका सेम है, दैट इज A। सवाल है कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी काफी टाइम पूछे गए हैं या पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। तो P और Q के बीच में पूछ देगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो कितना होगा, ठीक है। कहोगे सर कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो ध्यान देना बच्चा, कुछ नहीं करना है, अगेन एक पॉइंट यहां रख लेना P और एक पॉइंट यहां रख लेना Q, ठीक है ना। P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो पहले तो देखो कि P और Q के बीच में टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बन कितने रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चा,
ये जो P पॉइंट है कंडक्टिंग वायर के हेल्प से 1 और 3 के साथ कनेक्टेड है, माने प्लेट 1 और प्लेट 3 का जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट P के पोटेंशियल के बराबर होगा। इसी तरह से प्लेट 2 और प्लेट 4 जो है कंडक्टिंग वायर से Q के साथ जुड़ा हुआ है, माने प्लेट 2 और प्लेट 4 का जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट Q के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब इसमें करना क्या है ये सुनना। पहला जो कैपेसिटर फॉर्म करेगा वो करेगा प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में। कहोगे सर प्लेट 1 तो P से कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लेके चले जाओ, यहां लिख दो प्लेट 1। कहोगे सर प्लेट 2 तो Q से कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख दो प्लेट 2 और इसको कनेक्ट कर दो Q से, क्या दिक्कत है, बन गया कैपेसिटर। अब देखना दूसरा कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में बन रहा है। कहोगे सर 2 तो कनेक्टेड है आपका Q से, तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो कनेक्टेड, तो ये कनेक्टेड है 2। कहोगे सर 3 तो कनेक्टेड है सर P से, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लगा दो 3 और कनेक्ट कर दो इसको P से। अब कहोगे सर नेक्स्ट कैपेसिटर बन रहा है 3 और 4 के बीच में, सर 3 तो P से कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 कनेक्ट कर दो P से। कहोगे सर 4 तो कनेक्टेड है Q से, तो कर दो कनेक्ट, क्या दिक्कत है, ये हो गया 4। क्या कोई दिक्कत, अरेंजमेंट दिख रहा है क्या, ये तीनों का तीनों पैरेलल में चला आया। अब जब तीनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीधा जोड़ देंगे, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस सेम ही है, तो डेफिनेटली C इक्विवेलेंट बराबर लिख देंगे 3C। क्या कोई दिक्कत, C 3C, और ये आपका इक्वल होगा 3C के जगह वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आपका D, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आंसर। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करो फास्ट, जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखोगे ध्यान से बच्चा, अब मैं एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना। तो ऐसा है सिचुएशन, इस पर देख लेना, ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, ठीक है। करते ये हैं कि इन दोनों प्लेट्स को ना हम एक सेल से कनेक्ट कर दिए, दिस, और इसको एक कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। कोई दिक्कत, ये है अरेंजमेंट। इस सेल का EMF E दिया हुआ है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है। क्या कोई दिक्कत, दो सवाल है भाई। पहला तो कि बताना है कि सेल के अक्रॉस जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। पहला, सेल के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, और दूसरा पता करना है कि सेल ने टोटल कितना चार्ज सप्लाई करा है, ठीक है ना। फाइंड दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द सेल, और दूसरा पूछा गया है कि सेल ने टोटल कितना चार्ज सप्लाई करा है। क्या कोई दिक्कत, अब सुनना ध्यान से, गौर करना। मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए, जब भी आ जाए, कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा। करना क्या, नंबरिंग कर लो, पहले प्लेट का नाम दे दो, ये है प्लेट 1, नाम दे दो ये है प्लेट 2, नाम दे दो ये है प्लेट 3, नाम दे दो ये है प्लेट 4। क्या कोई दिक्कत, अब सुनना। मैंने कहा कि सबसे पहला बच्चा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, इसके अक्रॉस कितना होगा, नंबरिंग कर लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो। प्रॉब्लम क्या है, इस पॉइंट को मान लो P, इस पॉइंट को मान लो Q, और प्यार से यहां रख दो ये P और ये Q। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, मैंने कहा कि कुछ करना ही नहीं है इसमें। पहले तो आप ये समझो कि P जो पॉइंट है वो किससे कनेक्टेड है, लाइक प्लेट 2 से, और प्लेट 2 किसके साथ, प्लेट 1 के साथ मिल करके जो है एक आपका बना रहा है कैपेसिटर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, बड़ा ही दुविधा वाली बात है, क्योंकि प्लेट 1 प्लेट 2 से एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है, ऐसा देखोगे ध्यान से, वायर से कनेक्टेड है, तो तय हो गया कि जो पोटेंशियल 1 प्लेट का होगा वही पोटेंशियल 4 प्लेट का होगा। तो पहला जो कैपेसिटर बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है आपका लाइक प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में। 2 किससे कनेक्टेड है, P से, तो प्यार से ऐसे एक प्लेट लेके जाओ, ऐसे, कोई दिक्कत। ये है प्लेट 2, और ये प्लेट 2 किसके साथ, प्लेट 1 के साथ मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है। पहला कैपेसिटर डन हो गया, कैपेसिटेंस C होगा इसका। क्या कोई दिक्कत, अब देखना दूसरा कैपेसिटर बन रहा है 2 और 3 के बीच में। ध्यान देना, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और 2 किससे कनेक्टेड है बच्चा, P से, तो बड़े ही प्यार से यहां से ऐसे 2 खींच लेना, दिस, और 3, तो 3 किससे कनेक्टेड है, Q से, तो बड़े ही प्यार से यहां पे कर देना 3 और इसको ऐसे जोड़ देना। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब देखना जो लास्ट कैपेसिटर बन रहा है वो बन रहा है 3 और 4 के बीच में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्लेट 3 है वो किससे कनेक्टेड है, Q से। ध्यान देना,
ये है प्लेट 3 जो कि कनेक्टेड है Q से, और आते हैं प्लेट 4। प्लेट 4 का पोटेंशियल प्लेट 1 के पोटेंशियल के इक्वल है, माने 1 के सामने से एक प्लेट निकलेगा जो कि प्लेट 4 होगा, और ये 3 के साथ मिलकर के एक कैपेसिटर बना देगा। ध्यान देना बच्चा, ये बीच में कंडक्टिंग वायर है, लाइक प्लेट 4 के सामने लाइक 1 और 4 के बीच में कंडक्टिंग वायर है, जो कि ये बता रहा है कि ये और ये दोनों क्या है आपका सेम पोटेंशियल पे है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या हुआ, ये कैपेसिटर क्या दिख रहा है बच्चों? कहोगे सर सब दिख गया, ये दोनों सीरीज में होगा सर, तो चूंकि सेम है तो डायरेक्ट कर देंगे C/2, सीरीज में है तो C/2, और इसके साथ पैरेलल में है सर तो बड़े ही प्यार से जोड़ देंगे, माने C इक्विवेलेंट निकल गया सर 3C/2, और C का वैल्यू पुट कर देंगे तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या आपका D। क्या कोई दिक्कत? C इक्विवेलेंट आ गया 3/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या आपका D। जब C इक्विवेलेंट निकल गया P और Q के बीच में, तो हमसे चार्ज पूछा गया है कितना सप्लाइड होगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन चार्ज कितना सप्लाई होगा, तो हम लोग जानते हैं Q बराबर C भी, तो कितना चार्ज ये सेल सप्लाई करेगा Q इज इक्वल टू, तो C इक्विवेलेंट और इंटू लिखेंगे भी। C इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं हम लोग, ये आया है 3/2 लाइक एप्सिलॉन नॉट A, और अपॉन आया है D, और इंटू हो जाएगा भी आंसर। क्या कोई दिक्कत? ऐसे क्वेश्चंस जहां भी दिखे उड़ा डालो, नोट करो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिटाओ इसको। चलो, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। चलिए हो गया, बढ़ता हूं आगे, ध्यान देना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से जो है टैकल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएंगे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना। चलो अब इसमें एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। इसमें जो है बेसिक सर्किट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। माने बेसिक सर्किट का क्वेश्चंस जो है आपको दिखेगा इसमें। बेसिक सर्किट कहने का मतलब क्या, जैसे देखोगे ध्यान से, सीरीज पैरेलल जो मैंने आपको बताया है बस उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से खूब दिखेंगे आपको। जैसे कह देगा ना कि ये ऐसा है, दिस इसका दे देगा ना 3 माइक्रोफराड, ये दे देगा 6 माइक्रोफराड दिस, फिर ये आपका ये दे देगा मान लो 2 माइक्रोफराड, और ये दे देगा 4 माइक्रोफराड, ठीक है। और इसको मान लो कनेक्ट कर देगा किसी सोर्स से, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे देगा लाइक 60 वोल्ट, दिस 60 वोल्ट ऐसा दे दिया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है ना। बेसिक सर्किट इसको बोलते हैं, बेसिक सर्किट इसको बोलते हैं। इससे क्वेश्चंस रहते हैं नीट और जेईई मेन जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या देगा ना कि बताइए कि 3 माइक्रोफराड वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, या फिर 3 माइक्रोफराड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या फिर 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर वाले के अक्रॉस कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो सवाल है कि सर ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे सर, टैकल कैसे करेंगे सर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, लाइक 3 माइक्रोफराड के अक्रॉस आपसे कुछ भी पूछ दे, लाइक चार्ज पूछ दे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दे, लाइक एनर्जी पूछ दे, कहोगे सर अप्रोच कैसे लेंगे ऐसे क्वेश्चंस पे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, लाइक जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चा, ये दोनों पॉइंट और इसका ये दोनों पॉइंट, माने इसके अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के या बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा आपका इक्वल होगा। क्या कोई दिक्कत? अब इसमें अगर आपसे कोई कह दे कि भैया हम इस पे लाइक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके अक्रॉस, तो मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका V1 है, या V ही मान लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। आपसे कोई कह दे V1 निकालने के लिए, तो क्या लगता है, क्या ये दोनों सीरीज में है कि नहीं? ये दोनों सीरीज में है, और इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर है? 60 वोल्ट। मैंने एक रिजल्ट बताया तुरंत, लाइक V1 अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो मान लो इसके अक्रॉस, तो कैपेसिटेंस किसका लेंगे आपका? दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का कैपेसिटेंस लेके देखो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, सीरीज के लिए मैंने बताया 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो कितना आपका 60 वोल्ट। तो यहां कर देते हैं 60 वोल्ट। क्या कोई दिक्कत?
जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 2 बार में जाएगा और ये 3 से 3 बार में जाएगा, ठीक है ना। माने सॉल्व करेंगे तो V1 आ जाएगा 120 और बाय क्या आपका 3 वोल्ट। क्या कोई दिक्कत? ये निकल गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यही बोल दे आपसे कि चार्ज बताइए कि 3 माइक्रोफराड वाले पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज मान लेते हैं, क्योंकि सीधा सा बात है जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, सीरीज में है, तो चार्ज Q बराबर सीधा यूज कर लेंगे क्या, C भी। तो C का अगर बात करें तो C आपका दिया हुआ है इसका 3, तो प्यार से लिख दीजिए 3 और इंटू V1, तो V1 निकाल चुके हैं 120/3, 3 से 3 खत्म, माने 120 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। क्या कोई दिक्कत? अगर यही आपसे कह दे कि एनर्जी बताइए, थर्ड क्वेश्चन, कि 3 माइक्रोफराड वाले कैपेसिटर पे टोटल कितना एनर्जी होगा वो बताइए कितना होगा। कहोगे सर अगेन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एनर्जी के लिए फॉर्मूला ही हमारे पास है, U इज इक्वल टू 2 फॉर्मूला है सर, या तो हाफ CV², 3 फॉर्मूला है सर, या तो हाफ CV², या तो Q²/2C, और या फिर हाफ ऑफ Q इंटू क्या आपका भी। अब तो सर सब कुछ मालूम है, कुछ कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर सर हमारा आ ही जाएगा। तो सर चाहे तो Q²/2C लगा दे, चाहे जो भी हमारे ही लाइक जोन में है, कुछ करना है नहीं तो या डायरेक्ट हम लोग यूज कर लें हाफ ऑफ Q भी, Q तो निकल ही चुका है कितना, लाइक 120, और भी पता ही है पहले से कितना, ये पता है भी 120 बाई क्या आपका 3। क्या कोई दिक्कत? ये आंसर जो भी आएगा माइक्रो जूल में आएगा, ठीक है ना। इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 3 से ये चला जाएगा 40 बार में, 2 से ये चला जाएगा 20 बार में। अब इसको सॉल्व कर लो, लाइक 120 और इंटू क्या आपका ये हो जाएगा 20। क्या कोई दिक्कत? ये जो भी आंसर आएगा वो आपका माइक्रो जूल में आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो फटाफट, जल्दी करो, फास्ट, ठीक है ना। ये बेसिक सर्किट है जिससे क्वेश्चंस रहते हैं, ध्यान रखना इसको। बढ़ू आगे, चलो। तो बस सीरीज पैरेलल वहां पे चेक कर लेना है, जो रिजल्ट मैंने बताया है पोटेंशियल डिफरेंस वाला, बस उसको फटाफट यूज कर लो और वहां से आपके क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, ठीक है, देखोगे ध्यान से। अब ऐसा दिख जाए दिस, मान लो ये दिया हुआ रहे कैपेसिटर, फिर आपका जो है दिस, यहां पे कैपेसिटर हो दिस, ध्यान देना, और लाइक ऐसा कुछ दिस, और यहां पे एक सेल लगा देता हूं, ध्यान देना दिस। अब इसमें कह दूंगा कि इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, ठीक है। ये दे देते हैं 3 माइक्रोफराड, ये दे देते हैं 6 माइक्रोफराड। बाकी जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा इसके लिए वो मैंने बता दिया है, मिलीमेंस थ्योरम के रूप में बता रखा है मैंने, कैपेसिटर वाला, तो जाके उसको देख लेना, ठीक है ना। देखोगे ध्यान से, अगर बात करें तो ये आपका दिया हुआ है, मान के चलते हैं 2 माइक्रोफराड, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, ध्यान देना। अब इसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह दे, अगेन 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लिए इसको टारगेट करते हैं, इसको बोल देंगे 3 क्वेश्चन। पहला कि 6 माइक्रोफराड वाले पे कितना चार्ज होगा, 6 माइक्रोफराड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 6 माइक्रोफराड ने कितना एनर्जी स्टोर कर रखा है। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कहोगे सर कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है भाई, देखो ध्यान से, सीधा इसके ऊपर जाओ। ये जो ऊपर का जो ब्रांच आपको दिख रहा है, ऊपर का जो ब्रांच दिख रहा है बच्चा, इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या वो सेल के ईएमएफ के बराबर है कि नहीं है? तो 20 वोल्ट हो गया, माने आराम से निकल जाएगा यार, यही निकालना है ना। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2 है, और दोनों के अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट के बराबर है। अगर V1 लिखना हो तो V1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, दूसरा कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस का सम, तो 6 + 3 हो जाएगा 9, मल्टीप्लाइड बाई ये आपका हो गया 20, तो ये हो गया 23 से 3 कैंसिल, माने 20/3 वोल्ट, ये हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा अगर पूछ दिया जाए चार्ज कितना होगा, तो इसके ऊपर चार्ज, जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पे होगा। चार्ज Q इज इक्वल टू यूज कर लेंगे क्या, C भी, तो C भी यह हुआ है 6 और भी निकाल चुके हैं 20/3, तो ये हो जाएगा 20/3, 2 बार में चला जाएगा, माने ये हो गया
दिया 40 माइक्रोकूलम। क्या कोई दिक्कत? फाइनली बोल दिया जाए एनर्जी कितना स्टोर करेगा ये, कहोगे कुछ नहीं करना है सर, एनर्जी U बराबर हो जाएगा लाइक कोई फॉर्मूला हम लोग यूज कर लें, Q स्क्वायर बाय 2C ही यूज कर लेते हैं, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q मालूम है हम लोगों को कितना 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 अपॉन 2C C कितना बच्चा 6। क्या कोई दिक्कत? सॉल्व कर लो जो भी आएगा आंसर। क्या कोई दिक्कत? ऐसे आराम से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट करो, बस सीरीज पैरेलल पकड़ो, बेसिक जो रिजल्ट मैंने बताया है पोटेंशियल डिफरेंस वाला उसका यूज करो और फटाफट क्वेश्चन को फोड़ डालो। जल्दी करो, नेक्स्ट बढ़े आगे, जल्दी करो फटाफट, तब तक हम फिलअप कर लेते हैं। हो गया, चलो देखो यार, सब कुछ खुद से करना पड़ रहा है, मेहनत करो तुम लोग, मेहनत करो। जैसे ही कंप्लीट होगा ये लेक्चर एकदम फटाफट जाओ जाके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस उसको बनाओ एकदम प्यार से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लो। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट। चलो ध्यान देना बच्चा, इधर आगे बढ़ते हैं, देखोगे अब इसमें क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो यहां तक तो हम लोग कैपेसिटर्स को बड़े ही प्यार से जो है वो आराम से काम कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। अभी जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कहोगे सर क्या है वो सेगमेंट? यहां से ना क्वेश्चंस एकदम कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं यार, मैंने कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखोगे ध्यान से। लाइक ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब दिखेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे। कहेगा क्या ना कि दो कैपेसिटर्स हैं, दिस कैपेसिटेंस दिया रहेगा C1 और पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा इसके अक्रॉस, ये पॉइंट नाम दे सकते हो लाइक A B। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया रहेगा V1। ठीक है, और प्लेट पे जो चार्जेस हैं आपके वो इस तरह से हैं प्लस माइनस। ठीक है, और एक दूसरा कैपेसिटर दिया रहेगा दिस, ये आपका दिया रहेगा पॉइंट A, पॉइंट B, अगेन ये प्लस और ये माइनस, कैपेसिटेंस C2। ठीक है बच्चा, दिस, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1 है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मान लेते हैं V2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये ऐसा है, ये इनिशियल सिचुएशन है बच्चा, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। कहेगा क्या कि लाइक सेम पोलैरिटीज, प्लेट्स के जो पोलैरिटीज हैं वो सेम है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बोलेगा क्या, ये A B था ना, इसको CD कर लो, C और ये D। कहेगा क्या कि पॉइंट A को पॉइंट C से मिला दिया, पॉइंट A को पॉइंट C से मिला दिया और पॉइंट B को पॉइंट D से मिला दिया। माने दो चार्ज प्लेट्स थे और दोनों को सेम पोलैरिटीज के साथ एक दूसरे से लाइक हम लोग जो है लाइक कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के साथ, कुछ इस तरह से। दिस बात समझ में आ रही है? जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे बच्चा इन दोनों प्लेट्स को, जो सिचुएशन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। लाइक कैपेसिटेंस तो वही रहेगा दोनों का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइक ये C1 और ये आपका C2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों का है अब सेम हो जाएगा, क्योंकि A और C एक जगह पे चला आया है, माने दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अब अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा। दिस कुछ इस तरह से मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा पहले दोनों के अक्रॉस V1 V2 था, अब दोनों के अक्रॉस सेम हो गया है, V हो गया है। तो पहला सवाल जो पूछता है इसमें वो पूछता है कि ज्वाइन करने के बाद वो जो
कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में वो कितना होगा, माने कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बताना है लाइक कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस कितना होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, मैंने कहा कि जब भी ऐसे सिचुएशन दिख जाए तो जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी कॉमन, याद रखना V कॉमन जो यहां पे होगा वो आपका इक्वल होगा लाइक C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 के, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय क्या आपका C1 प्लस C2। एकदम पेटेंट क्वेश्चन है, पूछता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछता है कि ये से ये होने में कितना हीट एनर्जी डिसिपेट होगा थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ हीट जो है वो डिसिपेटेड होगा वायर्स के थ्रू, इस कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू। तो वो पूछता है कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू कितना हीट डिसिपेटेड होगा वो बताइए। तो डेल्टा H निकालने के लिए बोला जाएगा, हीट एनर्जी डिसिपेटेड। ध्यान रखना डेल्टा H के लिए हम लोग रिजल्ट लगाते हैं, ये होगा हाफ C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 एंड मल्टीप्लाइड बाई होता है आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद रहेगा, हाफ ऑफ C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 का क्या आपका होल स्क्वायर। एकदम पेटेंट क्वेश्चन है बच्चा। एक तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तुमसे और दूसरा हीट एनर्जी कितना डिसिपेट हुआ कंडक्टिंग वायर से, लाइक जब हम लोग इसको सेम पोलैरिटी के साथ जब हम लोग उसको मिलाए हैं तो कितना हीट एनर्जी डिसिपेट होगा। तो रिजल्ट आपके सामने हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस क्या आपका लाइक V2 का होल स्क्वायर। बच्चा ये तो तब है ना जब सेम पोलैरिटीज के प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेट्स जो है वो लाइक अपोजिट पोलैरिटीज के हों और उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस केस में रिजल्ट में क्या चेंज आएगा देखोगे ध्यान से, फटाफट नोट करोगे जल्दी से। नेक्स्ट हो गया, चलो अब इसमें क्या करते हैं बच्चा, इस बार क्या करते हैं कि ये प्लस माइनस ठीक है, बस यहां हल्का सा चेंज कर देते हैं, यहां कर देते हैं माइनस और यहां कर देते हैं क्या आपका प्लस। माने इस बार पोलैरिटी क्या है आपका दोनों का डिफरेंट है, वो सब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये प्लस, अब जब दोनों को मिलाएंगे दिस, माने ये आपका सिचुएशन कुछ ऐसा, कैपेसिटेंस तो वही रह जाएगा लाइक C1 एंड C2, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के क्रॉस सेम हो जाएगा। अगर ये भी है तो ये भी होगा, ये भी तुमसे पूछा जाएगा भी कितना होगा। कहोगे सर अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखना इस केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे V इज इक्वल टू C1V1 माइनस C2V2, ठीक है ना। C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय यूज करेंगे आपका C1 प्लस क्या आपका C2। ये किसी एक के साथ बस साइन माइनस लगा देना है, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय क्या आपका C1 प्लस C2। और इसमें अगर बोल दिया जाए कि हीट एनर्जी कितना डिसिपेटेड होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ लाइक C1C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान रखना जब अपोजिट पोलैरिटी के होंगे तो ये V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, जो अपोजिट पोलैरिटीज के होंगे तो जो हीट एनर्जी डिसिपेटेड होगा उसके लिए रिजल्ट में V1 प्लस V2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करो, फास्ट जल्दी करो, बढ़ो आगे, चलो जल्दी करोगे फास्ट। इससे क्वेश्चंस जो है बहुत बारी आ चुके हैं, क्वेश्चंस बहुत, मतलब ये पेटेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चंस में दे देगा इस तरह से, क्वेश्चन एक दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान देना, दे देगा कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इसको हमने चार्ज करा है अप टू अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट दिस। क्या कोई दिक्कत। दूसरा दे देगा कि एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, और ये पॉइंट दे दिया C, ये पॉइंट दे दिया D, और इसका जो है 20 वोल्ट तक इसको जो है चार्ज करा है दिस। अब बोलेगा कि दोनों कैपेसिटर्स को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देते हैं विद सेम पोलैरिटीज।
तो पहला सवाल पूछ देगा कि कॉमन पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, बस एक रैंडम आंसर लिखेंगे। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं, जब सेम पोलैरिटी का होगा तो C1 V1 प्लस C2 V2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 इंटू 3, ये हो जाएगा 30 प्लस C2 V2 तो ये हो जाएगा 20 इंटू 6 माने कितना 120 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 तो 6 प्लस 3 हो जाएगा कितना आपका 9। ये आई थिंक 120 और 30 ये हो जाएगा 150 माने 150 और अपॉन 9 वोल्ट आंसर। क्या कोई दिक्कत। दूसरा सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितना हीट एनर्जी जो है वो डिसिपेटेड हुआ होगा कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू, तो डेल्टा H बराबर क्या लिखेंगे, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 तो C1 C2 6 इंटू 3 18 बाई 6 प्लस 3 9 माने 2 बच जाएगा यहां, मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर तो 20 माइनस 10 कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 100, 2 से 2 खत्म हो गया, ये आ गया 100 माइक्रो जूल। ध्यान रखना क्योंकि आंसर ये हमने माइक्रो फराड में कैपेसिटेंस दिया है तो ये आपका माइक्रो जूल में रहेगा, ठीक है ना। जल्दी करो फास्ट, नोट करो फास्ट, हो गया। चलो यहां पे वोल्ट में ही रहेगा चूंकि कैपेसिटेंस का रेशियो है ऊपर नीचे में तो वोल्ट में रह गया, लेकिन यहां पे हाफ सी भी स्क्वायर है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस रिजल्ट को। बढ़ू आगे, नेक्स्ट चलिए बिटाएं, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और इंटू भी का स्क्वायर, ध्यान रखना ये माइक्रो में ही रहेगा, 100 माइक्रो जूल होगा। नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस बना लीजिएगा आराम से, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बस ये रिजल्ट दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन एकदम प्यार से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखोगे ध्यान से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ऐसे क्वेश्चंस आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम कभी होने वाला है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, बना के दिखाओगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चंस जो है आप लोग ट्राई करोगे, बना के दिखाओगे। एक लिया मैंने दिस कैपेसिटर जिसको मैंने चार्ज करा है अप टू लाइक 20 वोल्ट, कैपेसिटेंस इसका है 6 माइक्रोफैराड, पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, और एक दूसरा जो है इस पर बस प्लस माइनस यहां कर देते हैं और यहां माइनस प्लस ये साइन दिखा देते हैं दिस, और ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है आपका डी, कोई दिक्कत। और इसको मैंने चार्ज किया है विद अ पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट, क्या कोई दिक्कत। इसका दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 2 सवाल आपको यहां बनाना है, पहला तो ये कि कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, और दूसरा ये कि कितना हीट एनर्जी जो है कंडक्टिंग वायर से होकर के डिसिपेटेड होगा। जल्दी से फास्ट नोट करो, फास्ट बना के दिखाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट सेगमेंट हो गया, जल्दी करो। चलो हो गया बच्चा, तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बहुत आराम से बना लोगे। अब हम लोग लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं कैपेसिटर्स का, ठीक है ना। तो कहोगे सर ये लास्ट सेगमेंट है क्या, तो ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, ठीक है। देखोगे और ये भी अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कहेगा ना कि लाइक कैपेसिटर है कुछ इस तरह से विथ कैपेसिटेंस C, और इसको मैंने ना एक सेल से कनेक्ट करा है, दिस सेल बैटरी कुछ भी हो सकता है जिसका EMF आपका E है, ठीक है, ध्यान देना। इस तरह का एक बेसिक कैपेसिटिव सर्किट में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सेल का वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना, सेल का कितना वर्क होगा, लाइक जो एनर्जी होगा सर्किट में उसमें चेंज कितना होगा, हीट एनर्जी कितना डिसिपेटेड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चा कि कभी भी इस तरह का कैपेसिटिव सर्किट दिखाई दे, ठीक है, कभी भी इस तरह का कैपेसिटिव सर्किट दिखाई दे तो डेफिनेटली कैपेसिटर को जो चार्ज करेगा वो सोर्स ही होगा सेल या बैटरी के रूप में, ठीक है ना। माने यही जो है वो सप्लाई करेगा चार्ज Q दिस इस कैपेसिटर को, ध्यान देना, कैपेसिटेंस C चार्ज प्लस Q एंड क्या आपका माइनस Q। तो मैंने कहा कि यहां पे जब भी ऐसे सवाल आपको दिख जाए इस तरह के कैपेसिटिव सर्किट में, तो ध्यान रखना बच्चा कि लाइक यहां पे जो सोर्स है वो सेल या बैटरी के रूप में है जो कि चार्ज सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना
कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग रिजल्ट हमेशा यूज करते हैं वर्क डन बाय बैटरी या फिर सेल, दोनों हो सकता है। वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय सेल माने इस सर्किट के लिए सेल जो वर्क करेगा वो इक्वल होगा डेल्टा यू एंड प्लस आपका डेल्टा एच के। माने सेल ने जो चार्ज सप्लाई करा, सेल ने जो वर्क करा, वो वर्क दो जगह पे यूज होगा, ठीक है ना। एक तो इस सर्किट के एनर्जी को चेंज करेगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को चेंज करेगा, और दूसरा जो रेस्ट रह जाएगा वो वायर्स में लाइक हीट एनर्जी के रूप में डिसिपेटेड हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल के लिए। वर्क डन बाय सेल या फिर बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या आपका डेल्टा एच। कहोगे सर वर्क डन बाय सेल कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन बाय सेल निकालने के लिए आप यूज करोगे डेल्टा क्यू, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ईदर सप्लाइड और ऑब्जर्व बाय द सेल, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस भी। यहां पे भी की जगह ई भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना वर्क डन बाय द सेल होगा डेल्टा क्यू इंटू भी, और डेल्टा क्यू का वैल्यू यहां पे होगा आपका क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल और इंटू क्या आपका भी, कुछ इस तरह से ध्यान रखना। इसी तरह से अगर बात करें डेल्टा यू का, तो डेल्टा यू यहां पे चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्या आपका, या द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द सर्किट है। माने इसके जगह पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं लाइक यू फाइनल और माइनस क्या आपका यू इनिशियल, ठीक है ना। माने अगर डेल्टा यू हमें मालूम है, वर्क डन बाय द सेल मालूम है, तो बहुत ही प्यार से हम लोग डेल्टा एच दैट इज हीट एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो फटाफट इसको नोट कर लोगे जल्दी से। वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। डेल्टा यू का वैल्यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और डेल्टा एच जो है वो हीट एनर्जी है जो कि कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस डिसिपेटेड हुए हैं। चलिए अब इसी में क्वेश्चंस देखोगे, ये क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है। कह देगा किस तरह का एक कैपेसिटिव सर्किट है दिस, ध्यान देना। और इसको मैंने एक पहला तो एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, कोई चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में इसके पास, और इस कैपेसिटर को मैंने ना एक सेल से कनेक्ट करा है दिस, जिसका ईएमएफ ई है। क्योंकि कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं तो कैपेसिटर विल गेट इमीडिएटली फुल्ली चार्ज्ड। माने इसके ऊपर चार्ज चला आएगा प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, और इस चार्ज का जो वैल्यू होगा दैट इज क्यू, वो डेफिनेटली इक्वल होगा सी भी के। तो सी तो कैपेसिटेंस हो गया कैपेसिटर का जो कि दिया रहेगा, और तो सी और इंटू भी, तो भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस जो कि सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, तो क्यू इज इक्वल टू सी। अब सुनना ध्यान से, इसमें ना 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला बोलेगा कि इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में सेल कितना वर्क डन करेगा, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में सेल कितना वर्क करेगा। तो ध्यान देना, पहला बच्चा जो वर्क डन बाय द सेल जो होगा, वर्क डन बाय द सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, वो बताया चार्ज लाइक अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द सेल मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज जो लाइक सप्लाई करा है उसने, यहां लिख देता हूं क्यू सप्लाई और मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। तो क्यू सप्लाई हमको पहले से मालूम है कितना है बच्चा, सी चार्ज इसने सप्लाई करा है, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ईएमएफ के बराबर है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं E, माने CE इंटू E, ये हो जाएगा CE स्क्वायर। ध्यान देना बच्चा, ये वर्क डन है, इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में सेल के द्वारा इतना वर्क डन होगा CE स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? दूसरा सवाल आपसे पूछ देगा कि बताइए कि कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस कितना हीट एनर्जी डिसिपेटेड होगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो कहोगे सर वर्क डन बाय द सेल तो निकल गया CE स्क्वायर, अगर किसी तरह से हमें डेल्टा यू निकल जाए, अगर किसी तरह से हमें डेल्टा यू निकल जाए तो सर हम लोग रिजल्ट लगा लेंगे वो वाला जो आपने बताया है, वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड प्लस क्या आपका डेल्टा एच। क्या कोई दिक्कत? वर्क डन बाय द सेल मालूम है, बस डेल्टा यू निकला तो काम बन गया। कहोगे सर डेल्टा यू भी निकल जाएगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनली अगर बात करें, इस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होगा वो इक्वल होगा हाफ
ऑफ सी दैट इज द कैपेसिटेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस तो ई के ही बराबर हो गया, तो ये हो गया हाफ सी ई स्क्वायर, और माइनस इनिशियली तो कोई चार्ज था नहीं, तो इनिशियली जीरो एनर्जी था, तो ये हो गया चेंज इन एनर्जी लाइक हाफ सी ई स्क्वायर माइनस क्या आपका जीरो। और सेल का वर्क डन हमें पहले से मालूम है, कितना निकाला है बच्चा, सी स्क्वायर निकालना, फाइनली क्या है आपका डेल्टा एच, तो इधर भेज दीजिए इसको, माने डेल्टा एच हीट एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर्स, तो ये हो जाएगा सी ई स्क्वायर माइनस आपका हाफ ऑफ सी ई स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ सी ई स्क्वायर आंसर। क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करोगे, फास्ट जल्दी करो, बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े ही प्यार से इस तरह से इस रिजल्ट का यूज करके बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। चलो देखोगे ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ये भी क्वेश्चन है जो कि नीट में क्वेश्चंस ये पूछ चुका है। जैसे इसमें क्या कहा था ना कि यहां पे एक सेल दिया था दिस, और यहां पे एक की लगाया हुआ था कहीं यहां पे दिस, देखोगे ध्यान से, और यहां एक कैपेसिटर था लाइक 2 माइक्रोफराड का, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ था, और ये 0.1 ये 0.2, ठीक है, दिस कहा था कि लाइक सिचुएशन ये था कि यहां पे भी एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ था लाइक 8 माइक्रोफराड, ये क्वेश्चन नीट का है, 8 माइक्रोफराड दिस। तो ये सिचुएशंस दे रखा था उसने क्वेश्चंस में, कहा था कि ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियली ये अनचार्ज्ड है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, और ऑब्वियस ही बात है कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये तो चार्ज रहा ही होगा। सवाल पूछा गया था कि अगर इस की को 1 से मूव करा करके 2 पे रख दिया जाए, माने 1 से शिफ्ट करके 2 पे रख दिया जाए, तो पूछा था कि बताइए कि जो लाइक एनर्जी स्टोर्ड में जो चेंज आएगा, लाइक इस सर्किट के एनर्जी स्टोर्ड में जो चेंज आएगा, लाइक उस फ्रैक्शनल चेंज को बताना है, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज पूछा था, ठीक है ना, परसेंटेज फ्रैक्शनल चेंज पूछा था इस एनर्जी सिस्टम के लाइक एनर्जी में, ठीक है ना। तो कहोगे सर ये फ्रैक्शनल चेंज कहने का मतलब क्या, जैसे कहने का मतलब अगर इस कॉन्फ़िगरेशन का आपसे एनर्जी पूछ दिया जाए तो कहोगे सर यहाँ पे तो जो एनर्जी होगा यू इनिशियल वो सिर्फ इसके पास होगा, ये तो कनेक्टेड है ही नहीं, तो इसके पास तो कोई एनर्जी होने से रहा, तो डायरेक्ट सर यूज कर लेंगे हाफ ऑफ सी, तो सर सी तो मालूम है 2 और इंटू भी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का काम तो यही भी करेगा सर, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये भी स्क्वायर से हम लोग आराम से लिख सकते हैं माइक्रोजूल के फॉर्म में, तो सर ये तो इनिशियल एनर्जी हो गया। अब जैसे ही सर स्विच इसको की को यहां शिफ्ट करेंगे सर, क्या होगा कि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में चला आएगा, दिस, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हो जाएगा और सेल का रिश्ता नाता इससे टूट जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि जिस समय इसको हम कनेक्ट करे होंगे उस समय इसके क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेल के ईएमएफ के ही बराबर होगा, दैट इज भी के ही बराबर होगा, जबकि ये अनचार्ज था, तो इसके पास अगर बात करें, ध्यान देना कि जिस समय हमने लाइक इसको इससे कनेक्ट करा होगा, जैसे यहां बच्चा, तो यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी ही रहा होगा ना, और यहां पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस का अगर बात करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा आपका 0। हाँ, जैसे ही कनेक्ट करेंगे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। अब बस ये निकाल लो ना कि यहां से यहां करने में लाइक एनर्जी में कितना लॉस होगा, ठीक है ना, या कितना हीट एनर्जी जो है वो डिसिपेटेड होगा, डेल्टा एच निकाल लो, तो ये डेल्टा एच बराबर फॉर्मूला बताया है मैंने आपको, क्योंकि पोलैरिटी का तो यहां कोई डिस्कशन ही नहीं है बच्चा, इनिशियली ये अनचार्ज था और ये चार्ज था, तो पोलैरिटी का कोई डिस्कशन नहीं, फॉर्मूला बताया मैंने, हाफ ऑफ बोलो C1 C2, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 8 इंटू 2 ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई क्या बताया था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो इनिशियल पोटेंशियल इसका V और इसका क्या आपका 0, तो V माइनस 0 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा V स्क्वायर। ये 2 से कितनी बार में चला जाएगा बच्चों
8 बार में, मींस जब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा तो आई थिंक सॉल्व करने के बाद ये 2 से 8 बार में, नीचे में है 10, फिर 4/5 माने 4v² अपॉन क्या आपका 5, माने इतना एनर्जी में लॉस होएगा जब हम लोग इसको यहां से यहां शिफ्ट करेंगे। तो फाइनली एनर्जी का लॉस हमको मालूम है और इनिशियल एनर्जी मालूम है, तो पूछा था फ्रैक्शनल चेंज बताना है परसेंटेज में कितना होगा, माने आपको निकालना था डेल्टा H अपॉन U इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100। डेल्टा H मालूम है, ये है 4v² अपॉन 5 अपॉन v² और इंटू क्या आपका 100। ये v² से v² कैंसिल हो गया, 5 से कितनी बार हो जाएगा 20, 20 इंटू 4 हो जाएगा 80%, माने 80% जो है वो एनर्जी स्टोर्ड में जो है वो चेंज आ जाएगा। ये नीट 2016 का आई थिंक क्वेश्चन है, ठीक है ना। फटाफट नोट कर लो, फास्ट जल्दी करो, ध्यान रखना ये सारे रिजल्ट को। बढ़ू आगे, चलो नेक्स्ट। अब देखोगे, गौर करना, एकदम ध्यान देना बच्चा। बढ़ू आगे, चलो। अब एक और रिजल्ट मैं आप लोगों को जो है बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, मतलब बड़ा ही जबरदस्त। पहले इसको सीख लो पहले क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है ना। जैसे कहेगा क्या ना कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे कि एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस लाइक 2 माइक्रोफैराड या सी, मान लो सी, और इसको ना मैंने एक सेल से कनेक्ट करा दिस। क्या कोई दिक्कत? ये इनिशियल सिचुएशन है बच्चा, ठीक है। अब क्या कह देगा ना कि कैपेसिटर को दिस ईएमएफ, अब क्या देगा ना कि कैपेसिटर को ना मैंने डिस्कनेक्ट करा, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करके क्या कहे कि एक दूसरे सेल से उसको कनेक्ट कर दिए जिसका पोलैरिटी इनिशियल वाले का ऑपोजिट था। नहीं समझा? या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन कह देगा कि इनिशियल सिचुएशन है, बोलेगा कि अब क्या करते हैं ना कि इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं सेल को, और डिस्कनेक्ट करके कुछ ऐसा सिचुएशन बना देते हैं। कैपेसिटेंस वही रख देगा लेकिन बोलेगा कि सेल का पोलैरिटी भी वही है, बोल देगा कि ईएमएफ डबल हो गया, 2E कर दिए। दिस पहले E था सेल का ईएमएफ, अब 2E सेल के साथ कनेक्ट कर दिए हैं, कैपेसिटर वही है जो पहले था। क्या कोई दिक्कत? ध्यान देना, पहले चार्ज कर दिए ई सेल वाली ईएमएफ के साथ, और चार्ज करने के बाद सेल को डिस्कनेक्ट करके एक दूसरा सेल लगा दिए जिसका ईएमएफ कितना है 2E, और पोलैरिटी वही है। क्या कोई दिक्कत? जो पहले वाले का था। अब इसमें 3-4 सवाल पूछ देगा। क्या कोई दिक्कत? पहला पूछेगा कि बताइए कि सेल के द्वारा कितना वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है ना, वर्क डन बाय द सेल पूछेगा कितना होगा। दूसरा पूछेगा हीट एनर्जी बताइए कितना डिसिपेटेड होगा कंडक्टिंग वायर्स के क्रॉस, ठीक है ना। तो कहोगे सर बहुत आराम से निकल जाएगा। लाइक सेल का वर्क डन निकालने के लिए क्या है, वर्क डन बाय द सेल, सर आपने बताया है डेल्टा क्यू सप्लाई एंड मल्टीप्लाइड बाय, या डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज क्या आपका V। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है ना। वर्क डन बाय द सेल निकालने के लिए डेल्टा क्यू सप्लाई मल्टीप्लाइड बाई V। तो आप करो ये कि पहले इनिशियल चार्ज निकाल लो। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इनिशियल चार्ज तो निकल गया ना, Q बराबर CE हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CE हो जाएगा। फाइनल चार्ज अगर निकालने के लिए कह दिया जाए दिस, दैट इज Q डैश, ये Q इनिशियल हो गया। अगर Q फाइनल निकालने के लिए कह दिया जाए तो फाइनली जो चार्ज होगा उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस 2E है, तो ये हो जाएगा 2CE। तो फाइनल चार्ज मालूम है, इनिशियल चार्ज मालूम है, माने डेल्टा क्यू सप्लाई जो एक्सेस चार्ज सप्लाई हुआ है वो निकल जाएगा 2CE माइनस CE, दैट इज कितना हो जाएगा आपका CE। बस वैल्यू पुट कर दो यहां पे, और क्या, तो वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 2CE माइनस CE, दैट इज ये हो जाएगा CE मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है बच्चा? 2E का है, तो यहां वैल्यू पुट कर दो 2E। क्या कोई दिक्कत? जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, बोलो 2CE²। क्या कोई दिक्कत? ऐसे बना लो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कोई दिक्कत? इसी में कह दे कि बताओ कनेक्टिंग वायर्स में कितना हीट डिसिपेटेड हुआ है, तो कहोगे सर यहां तो वर्क डन निकल गया है सेल का, बस किसी तरह से डेल्टा यू निकाल लेते हैं, चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? यू फाइनल माइनस बोलो यू इनिशियल। कहोगे सर यू फाइनल कैसे निकालेंगे सर यू फाइनल? तो फॉर्मूला लगा देंगे यार, क्या करना है, हाफ सी भी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर। तो भी की जगह यहां अगर बात करें तो 2E है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4E स्क्वायर, माइनस दूसरा अगर बात करें तो हाफ सी भी स्क्वायर, भी की जगह यहां पे E है तो E स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत बच्चों? तो यहां से आप चाहो
तो काम कर सकते हो, ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2ce² माइनस हाफ ce², सॉल्व करेंगे तो आई थिंक सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3/2ce²। क्या कोई दिक्कत? ये निकल गया चेंज इन द एनर्जी, ठीक है ना, माने चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी जो है वो इतना होगा 3/2ce²। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखना, जब डेल्टा यू निकल गया, वर्क डन विद द सेल मालूम है, तो क्या हम डेल्टा एच नहीं निकाल सकते हैं? अब लगा देंगे रिजल्ट वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड प्लस डेल्टा एच। यहां से डेल्टा एच निकाल लो बेटा, कितना हो जाएगा डेल्टा एच? डेल्टा एच बराबर वर्क डन बाय द सेल मालूम है 2ce² माइनस डेल्टा यू मालूम है 3/2ce²। सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 बार में चला जाएगा, कितना? 4, सॉरी एलसीएम लेंगे तो 4ce² माइनस 3ce², कितना हो जाएगा? ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हाफ ce²। क्या कोई दिक्कत? बस ऐसे बनाओ, आराम से उड़ा दो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट करो, फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाफ ce² हो गया। चलो, अब इतना टाइम नहीं, अगर इसी में अगर डायरेक्ट बोल देता, ध्यान देना, अगर इसमें डायरेक्ट बोल देता बच्चा कि हीट एनर्जी बताइए कितना डिसिपेटेड होगा, डायरेक्ट निकालने के लिए कह देता, तो तुमको क्या करना होता? अगर मेथड से जाते तो क्या करते हैं? पहले सेल का वर्क डन निकालोगे, फिर डेल्टा यू निकालोगे, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे, तब जाकर के रिजल्ट आएगा। उतना टाइम नहीं है, टेक्निक बता रहे हैं, ध्यान देना, ट्रिक बता रहे हैं यहां पे। जब भी याद रखना कि अगर कैपेसिटर्स, अगर बात करें कि कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया हो, कैपेसिटर वही रहे जो पहले था, लेकिन जो सोर्स है उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए। छेड़छाड़ मींस कि सोर्स हो सकता है कि सेम पोलैरिटी के साथ और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ लगा दिया जाए, या ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ लगा दिया जाए। तो ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर को अनटच रख के और सेम पोलैरिटी वाले सोर्स के साथ अगर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाए, डिस्कनेक्ट करने के बाद, तो डेल्टा एच निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। डेल्टा एच बराबर हम बता रहे हैं हाफ ऑफ सी, हाफ ऑफ सी, चूंकि सी तो वही रहना है, और मल्टीप्लाइड बाई लिखोगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट से तुम डायरेक्ट डेल्टा एच निकाल सकते हो, लेकिन तब यूज करना जब कैपेसिटेंस वही रहे, कैपेसिटर्स वही रहे, और जो सोर्स है वो भी सेम पोलैरिटी का हो, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कहोगे सर इसका यूज करके तो आराम से बना लेंगे सर, तो देखो ना आंसर आ जाएगा। डेल्टा एच बराबर इसी का बनाते हैं हाफ सी V1 माइनस V2। पहले V1 की जगह कितना, जरा देखो तो फटाफट, V1 की जगह है तुम्हारा E, V2 की जगह कितना है 2E, E में से 2E जाएगा, कितना बचेगा? माइनस E, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा E²। आंसर यही आंसर आया था ना, देख लो, हाफ ce² आंसर आया था। उतना कैलकुलेशन के बाद उतना टाइम कहां है यार, ऐसे बनाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो फटाफट नोट करोगे, फास्ट। नेक्स्ट, इसी में एक चीज याद रखना, एक रिजल्ट और भी याद रख लो, उतना टाइम नहीं होगा आपके पास। अगर हीट एनर्जी निकालने के लिए बोल दे, कैपेसिटर वही रहे लेकिन सोर्स के साथ थोड़ा छेड़छाड़ किया जाए, पोलैरिटीज को चेंज कर दिया जाए सोर्स के पोलैरिटी को, और तब बोले डेल्टा एच निकालने के लिए, डायरेक्ट यूज करना हाफ ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, हाफ ऑफ सी V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। इसका यूज तब करेंगे जब कैपेसिटर वही होगा लेकिन सोर्स के पोलैरिटी को हम लोग क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। माने जो ओरिजिनल पोलैरिटी था या जो इनिशियल पोलैरिटी था सोर्स का, उससे अलग पोलैरिटी का अगर कोई सेल या बैटरी लगा देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा V1 प्लस V2 का क्या? आपका होल स्क्वायर। जल्दी करो, फास्ट। नेक्स्ट, अब देखना, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाए, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि भैया एक सेल है कुछ ऐसा, एक ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, और इसको मैंने एक सेल से कनेक्ट करा है, दिस EMF आपका E है। पहले इसको चार्ज कर दिए, और चार्ज करने के बाद क्या किए हैं कि इसको सेल से डिस्कनेक्ट कर दिए, और डिस्कनेक्ट करने के बाद एक नए सेल से कनेक्ट किए हैं जिसका पोलैरिटी इनिशियल वाले के ऑपोजिट में है। मतलब समझ में आ रहा है? ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। क्या कोई दिक्कत?
अब बोल देगा आपसे कैपेसिटर वही है। अब इसमें वो अगेन 3 सवाल पूछ देगा। अगर मेथड से जाओगे तो फिर वर्क डन निकालना होगा डेल्टा क्यू इंटू भी से, उसके बाद आपको निकालना होगा लाइक यूज करके रिजल्ट जो मैंने बताया डेल्टा यू, और तब जाकर के आपका निकलेगा डेल्टा एच। अगर सिर्फ डेल्टा एच पूछे इसमें कि कितना होगा तो डायरेक्ट डेल्टा एच बराबर क्या लिखेगा, हाफ ऑफ सी। चूंकि पोलैरिटी को रिवर्स किया गया है तो यूज करेंगे v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, ये भी ई ही दिया है तो v1 प्लस v2 ई प्लस ई कितना हो जाएगा 2e, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा आंसर जल्दी बताओ 2ce स्क्वायर। उड़ा दो ऐसे क्वेश्चंस को, क्या कोई दिक्कत, फटाफट नोट करो, फास्ट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको दिख जाए, जहां भी दिख जाए, एकदम दनादन बनाओ, उड़ा डालो। आई डोंट थिंक इससे ऊपर कुछ आपको दिखने वाला है, सारे क्वेश्चंस जाकर के बना लो। चलो इट्स ऑल फॉर कैपेसिटर। अब अगला जो सेगमेंट हमारा होगा वो करंट का होगा, तो करंट के साथ हम लोग बात करेंगे, मिलेंगे, ठीक है ना बच्चा। चलिए इट्स ऑल।